प्रयागराज में लगभग 5,500 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। जिस तरह से वहां पर तैयारी की गई है, लाखों करोड़ों की संख्या में जो पर्यटक वहां पहुंचेंगे, उनके लिए चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत की झलक उनको मिलेगी और इसी तैयारी की झलक यहां पर नजर आ रही है साफ तस्वीरों में, जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं आस्था की नगरी प्रयागराज के दौरे पर। बेहद खूबसूरत दृश्य, जहां पर क्रूज के माध्यम से प्रधानमंत्री प्रयागराज का नज़ारा देखते हुए, लुत्फ उठाते हुए आधारभूत सुविधाओं का बहुत ही शानदार प्रबंध यहां देखने को मिलेगा। आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिले, इसकी खास तैयारी की जा रही है। श्रद्धालुओं के लिए हर मुमकिन इंतजाम और प्रयास किए जा रहे हैं ताकि 2025 का महाकुंभ बेहद यादगार और ऐतिहासिक हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंदिर के प्रमुख गलियारों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें भारद्वाज आश्रम गलियारा, श्रृंगवेरपुर धाम गलियारा, अक्षयवट गलियारा, हनुमान मंदिर गलियारा शामिल है। रिवर क्रूज का आनंद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये वो तस्वीर है विकास की जो आज पूरे विश्व को भारत की ओर खींच रही है। विज्ञान भी, विरासत भी, अपनी परंपराओं को संजोते हुए अपनी नैसर्गिक सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए आज भारत पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर अपनी गहरी छाप छोड़ रहा है। प्रयागराज की ये तस्वीरें यकीनन बेहद सुकून देती हैं। महाकुंभ की तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री का प्रयागराज का दौरा, रिवर क्रूज का आनंद लेते हुए और एक संदेश देते हुए तमाम उन पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को जो तैयारी कर रहे हैं महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए, कि आइए प्रयागराज आइए और भारत की इस आध्यात्म पर्यटन, इस विकास गाथा का हिस्सा बनिए। रिवर क्रूज के माध्यम से पानी की लहरों के साथ महाकुंभ का आनंद लीजिए। तमाम घाटों को बेहद साफ सफाई के बाद सुसज्जित किया गया है, सजाया गया है। ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को एक अलग ही अनुभव मिले, एक विश्व स्तरीय एक्सपीरियंस उन्हें मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृतकाल के सिद्धि योग में मानवता की अमृत धरोहर के तौर पर विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम के रूप में महाकुंभ की सफलता सुनिश्चित करने के लिए पहुंचे हैं प्रयागराज। महाकुंभ विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम के रूप में उभर रहा है, जहां पर भारत ही नहीं, दुनिया के विभिन्न देशों से
श्रद्धालु और भक्तगण पहुंच रहे हैं प्रयागराज। और तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री रिवर क्रूज के जरिए प्रयागराज का आनंद ले रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय मिश्र इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजय, बेहद खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, किस तरह से बहुत ही शानदार तरीके से पूरे रिवर फ्रंट को तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री रिवर क्रूज का आनंद ले रहे हैं। यकीनन प्रयागराज आने वाले तमाम श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस मिलने जा रहा है। इस सांस्कृतिक आयोजन में हिस्सा लेने के लिए क्या कुछ और तैयारियां आप देख रहे हैं वहां पर? बड़ा समागम होने जा रहा है और प्रधानमंत्री का आगमन ठीक है शुरुआत इसमें फैमिली से लेकर आप समझें तो एक अस्थायी सबसे बड़े है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यहाँ पर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से एक कायाकल्प जो प्रयागराज का हुआ है उसकी एक झलक हम यहाँ पर देख सकते हैं। महाकुंभ 2025 के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत की गई। पूरी तरह से एक स्वरूप बदलता हुआ नजर आया इस प्राचीन नगरी का। और प्रधानमंत्री आज संगम नगरी प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं, जहां पर हम देख सकते हैं कैसे उन्होंने एक रिवर क्रूज के जरिए शुरुआत की है। धार्मिक पर्यटन के क्षेत्रों में बात करें तो भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसी कड़ी में महाकुंभ 2025 एक बहुत ही बड़ा आयोजन है। पूरे विश्व की नज़रें भारत पर टिकी हुई हैं। आज प्रधानमंत्री प्रयागराज में लगभग 5,500 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रयागराज में आधारभूत सुविधाओं को बढ़ावा देने और निर्बाध संपर्क प्रदान करने के लिए नए रोड, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर, स्थायी घाट और रिवर फ्रंट सड़कें जैसी विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाएं इसमें शामिल हैं। स्वच्छ और निर्मल गंगा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री गंगा नदी की ओर जाने वाले छोटे नालों को रोकने, टैप करने, मोड़ने और उपचारित करने की परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। मंदिर के प्रमुख गलियारों का भी उद्घाटन वो करेंगे। इनमें भारद्वाज आश्रम गलियारा, श्रृंगवेरपुर धाम गलियारा, अक्षयवट गलियारा, हनुमान मंदिर गलियारा शामिल है। रिकॉर्ड नंबर में श्रद्धालु पहुंचेंगे महाकुंभ, जिसकी शुरुआत अभी से हो गई है। और किस तरह के प्रयागराज में उन्हें इंतजाम देखने को मिलेंगे उसकी एक झलक हम देख सकते हैं इन तस्वीरों में। और इस बार महाकुंभ बेहद हाईटेक और डिजिटल होने जा रहा है। प्रधानमंत्री कुंभ सहायक चैटबॉट का भी शुभारंभ करेंगे। ये चैटबॉट महाकुंभ मेला 2025 के बारे में श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन और कार्यक्रमों की नवीनतम जानकारी प्रदान करेगा।
आशुतोष शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, जिस रिवर फ्रंट का आपने जिक्र किया था सुबह, उसकी एक झलक हम यहाँ पे देख रहे हैं। कैसे प्रधानमंत्री ने रिवर क्रूज के जरिए प्रयागराज की एक अलग ही तस्वीर के दर्शन किए, और क्या कुछ और जानकारी मिल रही है इस वक्त? इस वक्त प्रधानमंत्री संगम नोज पर जो है पहुंच चुके हैं, जहां पर साधु संत जो है उनका स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद विधिवत गंगा पूजन करेंगे और यहीं से अगर हम कहें अगले दो तीन घंटे प्रधानमंत्री रहेंगे, उनके कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। लेकिन सबसे पहले जो रत्न जटित कलश है उसकी स्थापना प्रधानमंत्री यहाँ पर करेंगे और इसी के साथ यह भी माना जाएगा कि महाकुंभ 2025 का जो है औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री संगम तट पर पूजा और दर्शन करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री अक्षयवट वृक्ष में पूजा भी करेंगे। हनुमान मंदिर और सरस्वती कूप में दर्शन और पूजा करेंगे। और आज प्रधानमंत्री महाकुंभ प्रदर्शनी स्थल का भ्रमण भी करेंगे और आज वो प्रयागराज को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। तो महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। और हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ल जुड़े हुए हैं। आशुतोष, जैसा हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि रिवर क्रूज के जरिए पानी की लहरों के बीच प्रधानमंत्री प्रयागराज में मौजूद हैं और काफी इंतजाम और एक कायाकल्प होता हुआ देख रहे हैं हम प्रयागराज का। इस वक्त महाकुंभ की जब तैयारियां अपने अंतिम चरणों में पहुंच चुकी हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री इस वक्त जो है साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं और इस मुलाकात के बाद जो है वो गंगा पूजन करेंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, लगातार साधु जो 13 अखाड़े हैं, इन 13 अखाड़ों के साधु संत धर्माचार्य यहाँ पर एकत्रित हैं। सनातन धर्म की विभिन्न संप्रदाय हैं, इन सारे संप्रदायों के जो है प्रमुख यहाँ पर उपस्थित हैं। उनसे प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे हैं और आने वाले 1 महीने तक लगातार जो कुंभ का मेला चलेगा उसकी व्यवस्थाओं के बारे में भी अवलोकन करेंगे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी हैं। औपचारिक रूप से यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है मंत्रों से उनका स्वागत किया जा रहा है। गंगा पूजन के लिए प्रधानमंत्री तो प्रयागराज के संगम पर रिवर क्रूज के बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री जो साधु संत हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। आस्था की नगरी प्रयागराज के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना के बाद साधु संतों से मुलाकात करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती के आशीष से अभिषिचित तीर्थराज प्रयागराज की धरती पर मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाकुंभ की तैयारियां अपने अंतिम चरणों में इस वक्त पहुंच चुकी हैं और आज प्रयागराज को विकास परियोजनाओं की सौगात देने प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हैं। साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। पूजा अर्चना करने के साथ ही प्रधानमंत्री वहां मौजूद साधु संतों से मुलाकात करते हुए उनसे आशीर्वाद लेते हुए और जो तैयारियां की गई हैं, व्यवस्था की गई है, उनके बारे में जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और आशुतोष शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि साधु संतों से मुलाकात करते हुए
और गुरुओं से आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ ही जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्हें जानकारी भी दे रहे थे कि किस तरह से तैयारियां और अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी हैं और यहां पर तमाम तरह की व्यवस्था और इंतजाम किए जा रहे हैं उन करोड़ों की संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए। क्या कुछ और कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री का? अजय, अगर आप मेरी आवाज सुन सकते हैं तो हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री ने रिवर क्रूज के माध्यम से वहां का नजारा का लुत्फ उठाया और फिर इस वक्त वो साधु संतों से भी मुलाकात कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। यकीनन एक तरह का एक अलौकिक आनंद है जो इस वक्त प्रयागराज में मौजूद होने से मिल रहा है, जहां पर महाकुंभ की तैयारियां अब अपने अंतिम चरणों में पहुंच चुकी हैं। क्या कुछ तैयारियां आप वहां देख रहे हैं? किस तरह से विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम के लिए तैयार नजर आ रहा है प्रयागराज? प्रयागराज की ये वो तस्वीरें हैं जो शायद पहले कभी नहीं देखी। आस्था की नगरी के रूप से मशहूर प्रयागराज आज विकास की नई गाथा पर आगे बढ़ रहा है। विज्ञान भी, विरासत भी, भारत की सांस्कृतिक विरासत, भारत की समृद्ध परंपराओं से रूबरू होते हुए पूरा विश्व आज इन तस्वीरों को देख रहा है, जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं प्रयागराज के दौरे पर। प्रधानमंत्री का काफी विस्तृत कार्यक्रम आज प्रयागराज में। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद साधु संतों से आशीर्वाद लिया, उनसे मुलाकात की और साथ ही प्रधानमंत्री को जानकारी भी दी जा रही है कि किस तरह से प्रयागराज में तैयारियां चल रही हैं। अपने आखिरी पड़ाव पर आप पहुंचे हैं। बस शुरुआत होने जा रही है महाकुंभ 2025 की, जिसमें शिरकत करने के लिए देश ही नहीं दुनिया भर से श्रद्धालु भक्तजन पहुंचेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। जी अजय, बताएं क्या कुछ तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं इस वक्त? तो देश विदेश की नदियों का संगम, और इस संगम पर जिस तरह की रिवर क्रूज की हमने झलकियां देखी। अजय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? और विनोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनोद मिश्रा जी। विनोद जी, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं लगातार जो आ रही हैं, अलग ही प्रयागराज की तस्वीरें हैं। एक बेहद अलौकिक अनुभव यहाँ पर मिलने जा रहा है तमाम उन लोगों को जो महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के जरिए हमने देखा कैसे रिवर क्रूज के माध्यम से संगम का लुत्फ उन्होंने उठाया। प्रयागराज के जो नज़ारों का एक अलग ही दृश्य हमें देखने को मिला। क्या कुछ आप इस वक्त अनुभव कर पा रहे हैं? साथ ही जिस तरह की तैयारियां हम देख रहे हैं महाकुंभ की, जो कि विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक समागम होने जा रहा है, उसकी एक कर्टन रेजर के रूप में उसकी एक झलक इस वक्त हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री के दौरे के जरिए।
प्रयागराज में गंगा की लहरों पर आनंद ले सकते हैं अब पर्यटक, जहां पर अब क्रूज चलता हुआ नजर आया, रिवर क्रूज। और इस बार का महाकुंभ बेहद हाईटेक, डिजिटल और भव्य होने जा रहा है। इसकी पूरी तैयारी है। विशेष पूजा अर्चना में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आध्यात्मिक पर्यटन की बात करें, जल पर्यटन की बात करें, तो निश्चित रूप से उसको बढ़ावा मिलता हुआ यहां पर। तो संगम के घाट पर पूजा अर्चना करते हुए विशेष पूजा अर्चना और शामिल हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके पहले उन्होंने वहां मौजूद संतों से भी मुलाकात की और उनसे आशीर्वाद लिया। तो आस्था की नगरी संगम प्रयागराज, जहां पर 3 नदियों का संगम होता है, और इसी आस्था की इसी पवित्र नगरी के तट पर होने जा रहा है महाकुंभ का आयोजन। एक बेहद प्राचीन नगरी है, लेकिन आज इस प्राचीन नगरी में जिस तरह से एक विकास का हम अनुमोदन देख रहे हैं, विनोद जी आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से प्रयागराज की एक अलग ही झलक हमें देखने को मिल रही है। ऐतिहासिक नगरी प्रयागराज में भव्य आयोजन होने जा रहा है महाकुंभ का। प्रधानमंत्री आज पहुंचे हैं प्रयागराज वासियों को एक बड़ी सौगात देने के लिए विकास परियोजनाओं की। किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त वहां की तस्वीरें, और जो ये प्रयागराज की जो एक नई तस्वीर आज पूरा विश्व देख रहा है, क्या कहेंगे उसके बारे में? जया, जब हम बात करते हैं विकास के साथ विरासत की, तो आप ये देखिए कि उसकी झलक आपको इस प्रयागराज में दिखाई देने लगा है। और विकास के साथ विरासत की बात जब आप करते हैं, तो विरासत की बात में आपको याद करना होगा कि 8वीं शताब्दी के वो शंकराचार्य का जो ये कुंभ का ये समागम था, एक संगम था। भारत ने वर्षों बरस तक कैसे उस कुंभ के आयोजन को संजो कर रखता था। ये संगम जो है, ये संगम के घाट पे, जिसको तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में कहा है तीर्थ राज प्रयाग प्रभाऊ, तो ये भारत के तीर्थ स्थानों में इसको तीर्थ राज कहा गया है, प्रयागराज को। और आज उस प्रयागराज के उस संगम के तट पर जब प्रधानमंत्री बैठे हैं, और प्रयागराज के उसमें गंगा, जमुना, यमुना, सरस्वती के उस तीनों नदियों के संगम पे आप सोच सकते हैं कि भारत की जो सांस्कृतिक ये जो एक गौरव है, भारत की एक गौरवशाली परंपरा का जो संगम में कुंभ का स्नान है, जिसमें कम से कम करोड़ों लोग कम से कम हर साल, हर 12 साल के बाद लगने वाले संगम के इस कुंभ मेले में कम से कम 30 से 40 लाख लोग, 1 करोड़ लोग यहाँ आते हैं। एक दिन में जया, जितने किसी देश की आबादी होगी, उतने देश की आबादी की संख्या के बराबर यहाँ लोग डुबकी लगा लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, इस बार का ये जो महाकुंभ का महासम्मेलन होने वाला है, जिसमें गृहस्थ भी आएंगे और जिसमें सन्यासियों का, जो भारत के ऋषि परंपरा के सन्यासी हैं, जो गुरु है, जो मठाधीश है, जो इस तरह के अखाड़े के जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, उन सारे लोगों के बीच में जब वहाँ गृहस्थ का जीवन के जीने वाले जो लोग हैं, वो लोग आमने सामने होंगे। उनकी तैयारियों का जो आज जायजा लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं कि
चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर भी उनके साथ में है, और उसके साथ में जो सन्यासी हैं, संत है, साधु है, महात्मा है, वो भी आप उस आयोजन में देख सकते हैं। तो ये अद्भुत नजारा है, बिल्कुल एक अद्भुत नजारा है। और ये नजारा हमसे साझा करने के लिए वहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता अजय मिश्र। अजय, हमने देखा कैसे संगम तट पर विशेष पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसके पहले उन्होंने जो साधु संत थे उनसे भी मुलाकात की, उनसे आशीर्वाद लिया, उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। किस तरह आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरें प्रयागराज की? देखिए जया, ये जो सनातन संस्कृति है भारत की, वो अध्यात्म की धुरी पर टिकी है, तपस्या पर टिकी है। और आपको बताएं कि सृष्टि का प्रारंभ ही तपस्या से हुआ है। यज्ञ और तपस्या ही सनातन धर्म का मूल आधार है, और ये वही धरा है, वही पावन धरा है जहाँ पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने 3 यज्ञ वेदियां, जो आज का झूसी है वो बहिर्वेदी था, जो आज का तारागंज है वो अंतर्वेदी था, जो अरैल है वो तीसरी मध्य वेदी के रूप में 3 वेदियों पर उन्होंने तपस्या की। और ये अरण्य और नदियों के मध्य जो रची बसी प्रयाग की संस्कृति है, वो केवल देह की शुद्धि नहीं करती है, बल्कि पंच तत्वों के संपोषण का कार्य करती है। जिन सप्त धातुओं से हमारा शरीर बना है, उनके संपोषण का कार्य करती है। प्रजापति ब्रह्मा, अत्रि, दुर्वासा, भारद्वाज आदि ऋषियों की तपोभूमि है ये प्रयाग। सृष्टि के उद्भव और विकास की नींव का पहला पत्थर है ये प्रयाग। और इस पर में कहा गया है कि स्थित नदियों का संगम, स्थित यानी श्वेत गंगा, और अस्तित यानी श्याम यमुना का जो संगम है, यहाँ पर नीचे पाताल से आती हैं और त्रिवेणी बनती है यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती की। स्थित और अस्तित का जो संगम जो है अत्यंत अद्भुत है, क्योंकि यमुना को रहता है, माँ गंगा को ज्ञान का स्वरूप माना जाता है, और सरस्वती वैराग्य का स्वरूप है। तो कर्म, ज्ञान और वैराग्य की जो त्रिवेणी है, वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से न केवल मानव धारा को पतित पावन बनाती रही है, बल्कि ये प्रजापति क्षेत्र, तीर्थराज प्रयाग की भूमि का जो कण कण है वो पावन है। सृष्टि के उद्भव और विकास की नींव की जो शुरुआत यहाँ पर हुई, न केवल ब्रह्मा जी, जबकि उसके बाद कई सारे ऋषि मुनियों ने यहाँ पर आकर के तपस्या की। गौतम बुद्ध, महावीर, श्री चैतन्य महाप्रभु, तीर्थंकर ऋषभ देव, श्री रामानंदाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, इस सब की तपोभूमि है प्रयाग। और आज जिन कॉरिडोर का उद्घाटन किया जाना है, उसमें अक्षय वट का कॉरिडोर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको याद होगा 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही अक्षय वट को आम जनता के लिए खोला था। पहले ये आम जनता के लिए खुला नहीं था, अब इसको एक भव्य कॉरिडोर से सजा दिया गया है। और अक्षय वट के जो इस कॉरिडोर की जो महिमा है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में और सृष्टि के अंत में ही ये अक्षय वट हमेशा रहता है। और वटस्य पट्टस्य पुट्टे शयानम, यानी भगवान माधव यहाँ पर इसी अक्षय वट के पत्र पर निवास करते हैं, अपने अंगूठे का पान करते हुए। ये स्वयं अक्षय वट इतना महिमावान है जया, कि भगवान शंकर स्वयं नजर आते हैं। और जब तांडव करते हैं भगवान शंकर, तो अपने सखा वहाँ के माधव, जो कि 12 माधव यहाँ पर कहे जाते हैं, वेणी माधव जिसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है, और 12 माधव यहाँ की हमेशा रक्षा किया करते हैं। तो यहाँ पर जो आज 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाना है, उसमें 1600 करोड़ रुपए की रेल की परियोजनाएं हैं। साथ ही साथ यहाँ के 29 तीर्थ स्थानों का जीर्णोद्धार किया जाना है, 11 कॉरिडोर्स बनाए जाने हैं, 7 स्नान घाट बनाए जाने हैं, और इसकी जो तैयारियां हैं वो लगातार चल रही हैं। 1 महीने पहले ही प्रधानमंत्री आए हैं, इसका विधिवत उद्घाटन हुआ है, और सुरक्षा के बहुत जबरदस्त इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर जल पुलिस और स्थल पुलिस तैनात है। 50,000 से ज्यादा बटालियन यहाँ पर इस पूर्ण कुंभ को स्वस्थ कुंभ बनाने के लिए, सुरक्षित कुंभ बनाने के लिए, दिव्य कुंभ बनाने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तत्पर नजर आ रहा है। और बिल्कुल, तो पूरी तरह से संपन्न नजर आ रहा है दिव्य कुंभ की तैयारी के लिए। अजय, आप हमारे साथ बने रहिए। अश्विनी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, दुनिया भर से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को एक विशिष्ट अनुभव मिले कुंभ में हिस्सा लेने के लिए, इसके लिए तमाम योजनाओं को मूर्त रूप यहाँ पर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री का आगमन वहां पर हो गया है, रिवर क्रूज की झलक हमने पहले देखी, अब विशेष पूजा अर्चना में भी शिरकत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किस तरह से पूरी तरह से तैयार इस वक्त नजर आ रहा है प्रयागराज इस महाकुंभ के आयोजन के लिए? अश्विनी, इस समय साक्षी बनी है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व बंधु के स्वरूप में प्रयागराज की कुंभ का कुंभाभिषेक कर रहे हैं।
त्रिवेणी की पूजा कर रहे हैं, माँ गंगा, यमुना और सरस्वती की अर्चना कर रहे हैं और साथ ही साथ समूचे विश्व को आमंत्रित कर रहे हैं सनातन संस्कृति के इस महापर्व में शामिल होने है कि किस तरीके से सनातन संस्कृति शाश्वत गंगा में और सरस्वती की भाव तरह पूरी दुनिया को शांति, सुख और सौहार्द का संदेश देती है। निश्चित तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब यहाँ पहुंचे हैं तो ये एक तरीके से कुंभाभिषेक है, एक तरीके से यह अभिषेक है त्रिवेणी का। ये एक तरीके से 13 जनवरी से शुरू होने वाले 45 दिन के महापर्व, महोत्सव, महाकुंभ के आयोजन के तैयारियों की एक तरीके से लोकार्पण के कार्यक्रम है। और ये ऐसे कार्यक्रम है जिसमें 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को त्रिवेणी को तो समर्पित करेंगे ही, देश को समर्पित करेंगे ही। पूरी दुनिया ये देखेगी कि किस तरीके से भारत अपनी विरासत को लेकर विकास के पथ पर अग्रसर है। भारत किस तरीके से विश्व बंधु के स्वरूप में समूची दुनिया जो कि युद्ध से कहीं ना कहीं संघर्ष से और परेशान, उसको शांति का संदेश देती है। यहीं से पूरी दुनिया ये देखती है कि युगों युगों दुनिया पूर्व की वह अजर इतिहास, निश्चित तौर से वो अजर अमर शाश्वत सनातन संस्कृति जो इतिहास है वो गंगा के तटों से होकर चलता है। और गंगा और यमुना के मिलन पर, त्रिवेणी के संगम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत पूजा अर्चना की है, संतों से आशीर्वचन लिया है। संतों से आशीर्वचन लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व कल्याण, राष्ट्र निर्माण की भावना से यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए त्रिवेणी आरती की है। तो निश्चित तौर से पतित पावनी गंगा जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है, त्रिवेणी जो राज कहा जाता है, साथ ही बिल्कुल बिल्कुल अश्विनी, जिस तरह से एक दिव्य और भव्य रूप के दर्शन यहाँ पर होने जा रहे हैं। हमें प्रयागराज के अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं कि पर्यटकों के लिए, आने वाले श्रद्धालुओं को एक बेहद अलौकिक अनुभव मिले। पूरा विश्व आज देख रहा है कि कैसे प्रयागराज के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विरासत आज वैश्विक मानचित्र में सामने आ रही है। उनके पर्यटकों के लिए तमाम प्रयास यहाँ पे किए जा रहे हैं, इंतजाम किए जा रहे हैं। और इस पूरे महाकुंभ क्षेत्र के साथ साथ जो प्रयागराज, अयोध्या, काशी, विंध्याचल हम कहें, अन्य स्थलों पर भी श्रद्धालु जाएंगे। पूरी तरह से एक समागम यहाँ पे देखने को मिलेगा। किस तरह से जो पूरी योजनाएं हैं, जो पूरी एक जिस भव्य अद्भुत महाकुंभ की कल्पना हमने की थी, वो आज धरातल पर सामने जमीन पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, आपने जो है बिल्कुल सही कहा कि प्रयागराज स्मार्ट सिटी का जो स्वरूप है वो बिल्कुल सभी के सामने है और प्रयागराज को स्मार्ट सिटी इस बार तो प्रयागराज के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष पूजा अर्चना करते हुए संगम के तट पर और एक तरह से कामना यहां पर कर रहे हैं इस महाकुंभ के सफल आयोजन की, जिसमें शिरकत करने के लिए पूरे विश्व से श्रद्धालु पहुंचेंगे, पर्यटक पहुंचेंगे। और बेहद महत्वपूर्ण ये स्थान है प्रयागराज, प्राचीन आस्था की नगरी, बेहद पवित्र इसको माना जाता है। और इस संगम के तट पर जिस तरह से पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक तरह का आमंत्रण है तमाम उन लोगों को जो इस वक्त विश्व के कोने कोने में मौजूद हैं, लेकिन मन में एक आशा है कि आए, प्रयागराज आए और इस महाकुंभ का हिस्सा बने, क्योंकि ये महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक समागम होने जा रहा है, जहां पर देश भर का एक पूरे भारत समाता हुआ नजर आएगा। प्रयागराज की इस प्राचीन पवित्र नगरी में विरासत भी, विज्ञान भी, अपनी सांस्कृतिक धरोहर, अपनी मान्यताओं को, अपनी परंपराओं को समेटे हमारी सांस्कृतिक धरोहर की एक बेहद खूबसूरत अद्भुत तस्वीर पेश करते हुए वैश्विक गुरु के रूप में आज आगे बढ़ता हुआ भारत तकनीक के क्षेत्र में अपनी प्रगति को भी इस महाकुंभ के जरिए पेश करेगा। ये दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ है 2025 में प्रयागराज में जो होने जा रहा है, और इसका एक कर्टन रेजर, एक झलक पूरे विश्व को दिखाने के लिए आज प्रधानमंत्री पहुंचे हैं प्रयागराज। करीबन 5,000 करोड़ से भी ज्यादा के विकास परियोजनाओं की यहां पे शुरुआत होगी और कैसे एक पूरी तरह से कायाकल्प हुआ है, एक तस्वीर बदली है प्रयागराज की, वो इस वक्त हम यहां पर देख सकते हैं।
उसको अनुभव कर सकते हैं। सजा हुआ प्रयागराज, तैयार प्रयागराज पूरे विश्व के पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए कि आए, आस्था की इस महानगरी में डुबकी लगाएं और खुद को महसूस करें, खुद को जोड़ें। अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, यहाँ पर महाकुंभ में प्रयागराज तो है ही, उत्तर प्रदेश के पर्यटन को तो यहाँ पर एक बड़ा मिलेगा बूस्ट, लेकिन साथ ही साथ वहाँ आने वाले पर्यटकों को असली भारत के दर्शन भी होंगे, भारत की कई और चीज़ों का स्वाद चखने को मिलेगा। किस तरह से एक अलग ही अनुभव मिलता नजर आएगा दुनिया भर से पहुंचे पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को प्रयागराज में, महाकुंभ में? देखिए जया, जिस तरह से आपने बताया कि महाकुंभ का जो नगर बसाया जा रहा है वो विश्व का सबसे बड़ा अस्थायी शहर होगा, और जिसमें करीब करीब 1.5 लाख टेंट्स श्रद्धालुओं के लिए आवासीय व्यवस्था प्रदान करने का कार्य करेंगे। ये सुविधा 4000 हेक्टेयर में मेला क्षेत्र में सभी मूलभूत सुविधाएं बनाई जा रही हैं। 18,000 हेक्टेयर से ज्यादा पार्किंग बनाई गई है। 5.5 लाख वाहनों की पार्किंग की जा सकती है। 102 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं यहाँ पर कुंभ में 24 घंटे बिजली की सप्लाई के लिए व्यवस्था की गई है। LED लाइट्स की व्यवस्था है। सोलर हाइब्रिड लाइट्स लगाए गए हैं। यानी बिल्कुल तकनीक से लैस ये जो कुंभ की तैयारियां हैं वो सभी के सामने नजर आ रही हैं। स्पष्ट तौर पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है। 25,000 डस्टबिन लगाए गए हैं। हर 100 मीटर पर आपको एक डस्टबिन मिलेगा। वैज्ञानिक विधि से अपशिष्ट निस्तारण की सुविधा की जाएगी। यहाँ पर मॉनिटरिंग की जाएगी रियल टाइम। शौचालयों की आपको बताएं तो सुविधाओं के लिहाज से हम देखें तो 1.5 लाख से ज्यादा शौचालय और यूरिनल्स बनाए गए हैं, क्योंकि 40 से 50 करोड़ लोगों के यहाँ पर आने की संभावना है। तो वेस्ट रिकवरी फैसिलिटी सेंटर्स बनाए गए हैं जिसमें 100 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता के हिसाब से रिसाइकलिंग की जाएगी, और विशेष इलेक्ट्रिक क्रूज का भी प्रबंध किया गया है। करीब 1250 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइंस बिछाई गई हैं जया। 7,000 से ज्यादा वाटर स्टैंड पोस्ट हैं। 200 वाटर ATMs हैं जिसमें हर जगह आपको पीने के पानी की सुविधा रहेगी। तो मूलभूत सुविधाओं के साथ ये नया जो शहर बसाया जा रहा है वो न केवल भारत की भव्यता को पूरी दुनिया के सामने लेके जाएगा, बल्कि देश की सांस्कृतिक विरासत को भी नया विस्तार देगा। और अगर हम चर्चा करें भारत के इस सांस्कृतिक विरासत की, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा समागम होने जा रहा है सनातन धर्म का। और तीर्थ पुरोहितों के साथ, संतों के साथ, अखाड़ों के प्रमुखों के साथ जो आज प्रधानमंत्री ने चर्चा की है, उनका अभिवादन स्वीकार किया है, दिखाता है कि जिस तरह से यहाँ पर अखाड़ों का स्नान पहले शाही स्नान हुआ करता था, अब उसे अमृत स्नान कहा जाएगा। तो त्रिवेणी में जो है अमृत स्नान होगा, उससे ही माँ त्रिवेणी शुद्ध अपने आप को करती हैं, पवित्र बनाती हैं। और उसके बाद जब सामान्य जन, हम जैसे सामान्य जन इसमें गोता लगाते हैं तो अपने पापों का क्षय होते हुए दिखते हैं। तो पूरी तरह से तैयार है ये संगम की नगरी सभी का स्वागत करने के लिए, और सुविधाओं का कार्य लगातार जारी है। बिल्कुल, तो जीवंत संस्कृति, भक्ति और एकता का अनुभव इस आध्यात्मिक संगम में देखने को मिलेगा। अश्विनी मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, यहाँ पर हम अब भारत की जीवंत संस्कृति और भक्ति और एकता का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं। तमाम तरह की तैयारी और प्रशासन की ओर से की जा रही है, लेकिन हम देख रहे हैं साथ ही कई ऐसे और लोग भी हैं जो पूरे देश से इस वक्त प्रयागराज में जुटे हैं अपनी आहुति देने के लिए इस महासमागम में। किस तरह से इस बार का आयोजन बेहद ऐतिहासिक, बेहद अलग होने जा रहा है, जो भारत की विकास गाथा है उसका भी एक साक्षी और एक उदाहरण, एक प्रमाण पेश करेगा पूरे विश्व के सामने महाकुंभ। निश्चित तौर से अगर जया देखें तो पूरी दुनिया का आकर्षण का केंद्र होगा 45 दिनों तक ये प्रयागराज की धरती, और इसी का औपचारिक शुरुआत 13 जनवरी से होगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 माह पूर्व यहाँ पर पहुंचकर अनेक जो अद्भुत अलौकिक यहाँ पर निर्माण कार्य किए गए हैं, जो यहाँ से परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया था, जो मूर्त रूप ले चुकी है, जो पूरी तरीके से इस समय समर्पित है त्रिवेणी वासियों के लिए, कुंभवासियों के लिए, कल्पवासियों के लिए और देश के विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए। उन परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। और साथ ही साथ आज दुनिया देख रही कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र सेवक के रूप में त्रिवेणी तट पर पहुंचे हैं। त्रिवेणी तट पर पहुंचने के बाद उन्होंने त्रिवेणी पूजा अर्चना की है। त्रिवेणी पूजा अर्चना के साथ साथ उन्होंने संतों के से आशीर्वाद लिया है। सभी प्रमुख जो अखाड़े हैं, 13 अखाड़े, उनके संत महात्मा महामंडलेश्वर यहाँ पर मौजूद रहे। और उसके बाद विधिवत पूजा अर्चना करते हुए, कुंभाभिषेक करते हुए, जलाभिषेक करते हुए, त्रिवेणी आरती करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
पूरे विश्व को आमंत्रित किया है इस महाकुंभ में, जो कि संपूर्ण विश्व की एक साक्षात अमूर्त धरोहर है और ऐसी धरोहर है जिसको हमने अपने सदियों से इस शाश्वत सनातन परंपरा के तहत इसको हमेशा संरक्षित रखा है। और पूरी दुनिया देखती है, निश्चित तौर से अगर इन रूपों में देखें, अगर इन प्रतीकों में देखें, तो दुनिया देखती है कि किस तरीके से वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता के रूप में हम पूरी दुनिया को सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र देते हैं, सर्वे सन्तु निरामयाः का मंत्र देते हैं। हम उनको मंत्र देते हैं जिसमें हम कहते हैं आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। हम उनको मंत्र देते हैं जब हम कहते हैं कृण्वन्तो विश्वमार्यम्, विश्व को श्रेष्ठ बनाने के लिए, सुशील बनाने के लिए, सभ्य बनाने के लिए, विश्व को मर्यादित बनाने के लिए, विश्व को शांत और धैर्यशील और समुन्नत बनाने के लिए जिस तरीके से हमारे मनीषियों ने जो तप की, जो तपश्चर्या की, उन्हीं तप और तपश्चर्या की शाश्वत धारा को महाकुंभ के रूप में यहाँ पे दिखती है। और निश्चित तौर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया के सामने कहते हैं कि भारत विश्व बंधु के रूप में, कहीं न कहीं मित्र के रूप में, विश्व मित्र के रूप में पूरी दुनिया की सहायता करने के लिए खड़ा है, उन सभी चीजों के लिए जहां पर युद्ध से, संघर्ष से, भय से आर्त जो कराहती हुई जनता है या लोग हैं, उनके जो त्राण का, उनके जो परित्राण का या फिर उनके सहायता का जो महामंत्र हमारे मनीषियों ने दिया था, वो कहीं न कहीं उद्घोषित होती है आज यही त्रिवेणी की धरती से, इस धराधाम से, इसी प्रयागराज से, जो कि ये बताता है कि किस तरीके से शाश्वत सनातन संस्कृति विश्व कल्याण की कामना करती है। और महाकुंभ इसी का प्रतीक है। महाकुंभ 12 वर्षों पर भले लगता है, लेकिन महाकुंभ जब लगता है तो पूरी दुनिया देखती है कि किस तरीके से समरसता, समन्वय, भाव, साहचर्य पूरी संस्कृति का यहाँ पर दिखता है। समूची दुनिया से लोग आते हैं, सभी मत, संप्रदाय, धर्म और हर एक पंथ के लोग यहाँ पर आते हैं, सारे अखाड़ों के लोग आते हैं, सनातन संस्कृति की जितनी धाराएं हैं वो सब आकर यहाँ पर त्रिवेणी में कहीं न कहीं समाहित होती हैं। और 45 दिनों तक जो ये कुंभ चलेगा, महाकुंभ चलेगा, तो पूरी दुनिया ये देखेगी कि किस तरीके से भारत अपनी विरासत को अपने हृदय में संजोए हुए एक विकासशील राष्ट्र के रूप में नहीं, एक जगत गुरु स्वरूप के रूप में अपने को प्रस्तुत कर रहा है। और भारत एक विश्वबंधु के रूप में खड़ा है। निश्चित तौर से अगर देखें तो यह कहा भी गया है कि हिंदू सदा से विश्व बंधु है, जड़ चेतन अपना माना है, मानव पशु तरु गिरी सरिता में एक ब्रह्म को पहचाना है, इसी सत्य के विविध पक्ष को वेद में हमने गाया है, निकट बिठाकर इसी तत्व को उपनिषदों में समझाया है। हिंदू धर्म वह सिंधु अतल है जिसमें सब धारा मिलती है, जग को आर्यशील करने की शिक्षा निज जीवन से सिखलाना है, इसी पूर्ण का जगत मधु संपूर्ण मिलेगा। तो ये जो पूर्ण स्वरूप मिलता है समूची मानवता को, जो पूर्णता मिलती है वो इस महाकुंभ में मिलती है। जब आके लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से सभी धाराएं आकर यहाँ समाहित होती हैं, समेकित होती हैं और समेकित समाहित वेद स्वर में जाकर एक शाश्वत सनातन महासागर में जाकर समाविष्ट होती हैं। और उन्हीं संस्थाओं को, उन्हीं संस्कारों को, उन्हीं सनातन परंपराओं को, उन्हीं शाश्वत मनीषियों के चिरंतन मंथन को यहाँ पर 45 दिनों तक समेटा जाएगा। और उसी की औपचारिक शुरुआत भले ही 13 जनवरी से शुरू होगी। आज 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने त्रिवेणी आरती की, संतों से आशीर्वाद लिया, आशीर्वचन और राष्ट्र कामना की, लोक कल्याण की कामना की। और यहाँ पर विश्व ने साक्षी देखा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा कर रहे थे, किस तरीके से हमारे आचार्यों ने, हमारे मनीषियों ने धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये हमारे कोई भी अनुष्ठान करने के बाद जब हम ईश्वर से कामना करते हैं तो हम निज की कामना नहीं करते हैं, विश्व कल्याण की कामना करते हैं। और वही उद्घोष यहाँ पर हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिवेणी पूजन किया है, गंगा आरती की है, महाकुंभ का कुंभाभिषेक किया है, कुंभ पूजन किया है और अब वो अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। जया। बिल्कुल अश्विनी, कुंभ में स्नान अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक आचरण माना जाता है और मकर संक्रांति से लेकर हम कह सकते हैं कि माघी पूर्णिमा तक संगम में स्नान करना बेहद पवित्र माना जाता है। लेकिन फिर भी महाकुंभ 2025 में भी कुछ स्नान स्थितियां हैं जो बिल्कुल अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। क्या कुछ महत्वपूर्ण आयोजन होंगे जो हिस्सा बनेंगे महाकुंभ का? देखिए जया, महाकुंभ की शुरुआत औपचारिक तौर से 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के साथ शुरू होगी। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का स्नान होगा, राजसीय स्नान होगा, 13-14 को राजसीय स्नान होगा। इसके बाद जो हर एक कुंभ का, चाहे वो महाकुंभ हो चाहे वो अर्धकुंभ हो, जो सबसे विशिष्ट और सबसे प्रसिद्ध स्नान है वो अमावस्या का स्नान है। अमावस्या का स्नान 29 जनवरी को होगा और उसके बाद वसंत का स्नान, महाशिवरात्रि का स्नान और साथ ही साथ अंत में पूर्णिमा का स्नान होता है। तो ये राजसीय स्नानों की परंपरा यहाँ पर है
और राष्ट्रीय स्थानों के दिन पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। संत महात्मा यहाँ पर पूरे 45 दिनों तक अपना कल्पवास तो करते ही हैं और महाकुंभ में सारे संप्रदायों के लोग आते हैं, सारे धर्मों के लोग आते हैं, सारे मतावलंबी आते हैं, सारे अखाड़े आते हैं, सारे सन्यासी आते हैं। गिरी और कंदराओं में यहाँ तक तपस्या करने वाले जो मुनि ऋषि मनीषी हैं वो भी कुंभ तक चले आते हैं, क्योंकि त्रिवेणी में आकर मां गंगा और यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान करना एक पुण्यदायी तो माना ही जाता है। साथ ही साथ ये दान का क्षेत्र है, अक्षय क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर किया गया जो कर्म है वो अक्षय माना जाता है। तो अक्षय क्षेत्र में अक्षय पुण्य की कामना से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और यही दुनिया देखती है कि किस तरीके से हमारी जो अक्षय संस्कृति है वो आज निरंतर बहती हुई शाश्वत स्वरूप में है और वो पूरी दुनिया एक बार फिर महाकुंभ में देखेगी। जया। बिल्कुल, तो यहाँ अगर हम बात करें प्रयागराज की तो संगम, मंदिर, हमारे धरोहर स्थल, कलाकृति, तमाम ऐसी चीजें हैं जो प्रयागराज के जरिए पूरे विश्व को असली भारत के दर्शन कराती हैं। अश्विनी, इस बार भव्य अलौकिक दर्शनों के साथ साथ डिजिटल महाकुंभ 2025 प्रयागराज की भी धूम बहुत है। किस तरह से इस बार का महाकुंभ बेहद हाईटेक और डिजिटल और विकास में भारत की जो रफ्तार है उसके साथ ताल मिलाता हुआ नजर आएगा? जी, निश्चित तौर से अगर देखें तो इस पिछली बार का जो अर्धकुंभ था 2019 में उसे दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ कहा गया था और इस बार के कुंभ में एक नया आयाम जुड़ा है, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ और डिजिटल महाकुंभ। डिजिटल महाकुंभ के तहत आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐप का भी लोकार्पण करेंगे, चैटबॉक्स का भी लोकार्पण करेंगे और साथ ही साथ जो अलग अलग सुविधाएं हैं किस तरीके से उनको समेकित करके एक नया स्वरूप प्रदान किया गया है कि चाहे वो परिवहन की सुविधा हो, चाहे वो संस्थानों की सुविधा हो, चाहे वो मेले क्षेत्र में आवागमन की सुविधा हो, चाहे वो रेल की कनेक्टिविटी हो, चाहे अन्य कनेक्टिविटी हो, इन सबको कहीं ना कहीं एक नए तरीके से डिजिटल स्वरूप प्रदान किया गया है। इन सबके साथ साथ अगर देखें तो पूरे के पूरे इस कुंभ के क्षेत्र में अभूतपूर्व व्यवस्था सुरक्षा की भी की गई है। सुरक्षित कुंभ का स्वरूप है, स्वस्थ कुंभ का स्वरूप है, डिजिटल कुंभ का स्वरूप है और डिजिटल कुंभ के साथ साथ सुगम कुंभ का स्वरूप है, स्वस्थ कुंभ का स्वरूप है। तीर्थराज प्रयाग में चलने वाले 45 दिनों का जो ये महाआयोजन है ये निश्चित तौर से भारत के आध्यात्मिकता और आधुनिकता का अपूर्व संगम भी पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करेगा कि किस तरीके से भारत आज अपनी आध्यात्मिकता और आधुनिकता दोनों को समेकित करते हुए इस महाआयोजन को कर रहा है। जया। बिल्कुल अश्विनी, आप पहले भी प्रयागराज में कई बार गए होंगे, लेकिन इस वक्त जो प्रयागराज का हम रूप देख रहे हैं, एक तरह की कायाकल्प हम देख रहे हैं, उसको किस तरह से बयां करेंगे आप? जया, प्रयागराज की महिमा शब्दों में बयां करना निश्चित तौर से असंभव है। साफ तरीके से भगवान श्री राम जब यहाँ पर माता सीता के साथ आए तो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि अस तीरथपति देख सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। भगवान जो कि सुख के सागर माने जाते हैं, भगवान को भी सुख की अनुभूति हुई जब वो तीर्थ पथ आते हैं, तीर्थराज प्रयाग आते हैं। तीर्थराज प्रयाग में माता जानकी के साथ वो भरद्वाज ऋषि से मिलते हैं और भरद्वाज ऋषि से मिलने के बाद अक्षयवट के नीचे वो रात्रि विश्राम करते हैं और वनगमन करते हैं। तो निश्चित तौर से तीर्थराज प्रयाग की महिमा को तो शब्दों में बयां करना असंभव ही है, लेकिन अलग अलग पुराणों की अगर बात करें, अलग अलग वेदों की बात करें तो वेदों में, पुराणों में सब जगह ये तीर्थराज की महिमा पूरी तरीके से भरे पड़े हैं पुराण और वेद हमारे। महाभारत के वन पर्व में अगर कहा जाए तो अनेक श्लोकों से, रघुवंश में अगर कालिदास ने प्रयागराज की धरती को अपना कथ्य बनाया है तो प्रयागराज की महिमा तो निश्चित तौर से अपरंपार है, शब्दों में बयां कर पाना निश्चित तौर से मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर भारत विश्व की आत्मा है जया, तो प्रयागराज भारत का प्राण है। भगवान भगवत भास्कर अगर सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश से इस ब्रह्मांड को अवलोकित करते हैं तो इस धर्म, कर्म और आध्यात्म और मोक्ष की धरती, यानी चारों पुरुषार्थ की पूर्णता की धरती है प्रयागराज। और अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज को तीर्थराज कहा जाता है। संस्कृत में एक श्लोक में कहा गया है कि ग्रहाणाम च यथा सूर्य, लक्षणाम च यथा शशि, तीर्थानाम उत्तमम तीर्थम प्रयागाख्यम उत्तमम। अगर ग्रहों में सूर्यों की कल्पना की जाती है, नक्षत्रों में शशि की कल्पना, चंद्रमा की, तीर्थों में अगर सर्वोत्तम तीर्थ है वो तीर्थराज प्रयाग है। तो प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन ने लिखा, प्रयाग प्रशस्ति यहाँ कर अनेक अनेक मनीषियों ने लिखा, अनेक अनेक विद्वानों ने लिखा, आचार्यों ने लिखा, गुरुओं ने लिखा। और सबसे बड़ी बात अगर देखें तो प्रयागराज वो धरती है जहाँ पर धर्म का, कर्म का और वैराग्य का, तीनों का की त्रिवेणी आती है।
गंगा यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी तो यहाँ ही है, धर्म कर्म और वैराग्य की भी त्रिवेणी है। यहाँ की धरती में वैराग्य भी है, यहाँ की धरती में कर्म और पुरुषार्थ भी है, और यहाँ की धरती में आध्यात्म और धर्म भी है। तो धर्म कर्म और आध्यात्म की जो ये धरती है, इस पतित पावनी धरती तीर्थराज प्रयाग के लिए अनेक लोगों ने अपने स्तुतियां की है। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद अक्षय वट, प्रयागराज का जो अक्षय वट है वहां पर दर्शन कर रहे हैं। प्रयागराज के अक्षय वट की जो परंपरा है वो बेहद प्राचीन है। अक्षय वट भगवान वेणी माधव के साक्षात स्वरूप का वट माना जाता है। अक्षय वट जो है भगवान वेणी माधव के द्वादश स्वरूपों में बाल मुकुंद के स्वरूप का माना जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्षय वट दर्शन करने के लिए पहुंचे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और अन्य गणमान्य लोग रहे। और अक्षय वट की अगर परंपरा की बात करें तो अक्षय वट की सबसे ज्यादा महिमा, और अक्षय वट प्रयागराज की मूल निधि के रूप में माना जाता है। अक्षय वट को अक्षय और अविनाशी माना जाता है। चीनी यात्री हेंग सेंग की यात्रा में भी विवरण मिलते हैं। अजय मिश्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय मिश्र, हम तस्वीरों में देख रहे हैं प्रधानमंत्री इस वक्त अक्षय वट में वहां पूजा अर्चना कर रहे हैं। वट वृक्ष को लेकर भी बहुत मान्यता है, हमारी प्राचीन उसमें मानी जाती है। किस तरह से आप इसको देखते हैं तस्वीरों में? अजय, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल अजय, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। तो मैं आपको बता रहा था कि ये प्रयाग की अमूल्य निधियों में अक्षय वट का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित इसलिए किया जाता है क्योंकि सृष्टि के आदि से लेकर के अंत तक रहने वाले इस अव्यय वृक्ष के तले कई महर्षियों ने, कई संतों ने तपस्या की। और ये माना जाता है कि स्वयं महेश भगवान शंकर ने अपने आप को अक्षय वट के रूप में प्रतिस्थापित किया जब ब्रह्मा जी ने यहाँ पर यज्ञ किया था। ये अक्षय इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब सृष्टि का प्रलय होता है तब भी ये अक्षय वट हमेशा ही अक्षय रहता है, अव्यय रहता है, इसका नाश नहीं होता। और यहीं के पत्तों पर भगवान माधव वटस्य पट्टस्य पते शयानम, ये कहा जाता है कि वहां पर निवास करते हैं। भगवान शिव हमेशा ही वेणी माधव के साथ रहते हैं। यहाँ पर द्वादश माधव हैं जो इस संपूर्ण क्षेत्र की रक्षा करते हैं। और जिस तरह से भगवान का जब वनवास हुआ तो माँ कौशल्या ने एक अत्यंत प्रसिद्ध पंक्ति कही थी जो आज हर घर में कही जाती है कि अचल रहे अहिवात तुम्हारा जब लगी गंग यमुन जलधारा। यानी जब तक गंगा यमुना की जलधारा है, एक साथ त्रिवेणी का संगम है, तब तक आपका सुहाग अक्षय रहे, ऐसा माँ कौशल्या माता सीता को आशीर्वाद देती हैं। और हम देखते हैं कि जब भी जब सुहागिनों का व्रत किया जाता है तो उनको भी यही आशीर्वाद दिया जाता है। भगवान राम जब वनवास के लिए यहाँ से जा रहे थे तो माँ सीता ने अक्षय वट की पूजा की थी, वापस आते समय फिर से पूजा की थी। भारद्वाज आश्रम निकट ही है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि अक्षय वट 2019 में जब अर्धकुंभ था तो इसको आम जनता के लिए अक्षय वट को खोलने का कार्य भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और उसके बाद इसका सौंदर्यीकरण करीब 14 करोड़ की लागत से किया गया है। एक कॉरिडोर बनाया गया है बहुत ही स्पेशल। और अक्षय वट के बिल्कुल समीप में ही सरस्वती कूप है। माँ गंगा यमुना तो हमें प्रत्यक्ष रूप से स्थित असित जलधारा के रूप में दिखाई देती है इस त्रिवेणी में, लेकिन माँ सरस्वती सीधे शाम्य प्रास जब बद्रीनाथ में उनकी धारा पाताल में जाती है तो ऐसा माना जाता है कि वो बिल्कुल पाताल लोक से होती हुई इसी समुद्र कूप में आती हैं और इस समुद्र कूप से नीचे नीचे जाकर के इस त्रिवेणी संगम में अपने आप को समाहित कर लेती हैं। तो माँ गंगा यमुना और सरस्वती का यह संपूर्ण जो संगम है वो अक्षय वट के ही एक तरह से आधार पर टिका हुआ है। अक्षय वट की अगर हम बात करें जया, तो स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि इस अक्षय वट का जो मूल है वो स्वयं श्री हरि हैं, इसकी जो शाखाएं हैं वो माँ लक्ष्मी हैं। आप अगर इनके पत्तों की बात करें तो वो माँ सरस्वती हैं। इनका जो पुष्प है वो स्वयं जो भगवान है वो शंकर हैं और जो ब्रह्मा जी हैं वो इसके फल हैं। तो इस अक्षय वट की महिमा अत्यंत महनीय है और इसलिए इसका निर्माण किया गया इस कॉरिडोर का कि जो आम जनता है इस अक्षय वट का दर्शन कर पाए। और मुझे लगता है कि देश विदेश से जितने भी सैलानी आएंगे अक्षय वट का जरूर दर्शन करेंगे, पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलेगा। मुझे याद आता है कि 2019 में कई सारे विदेशी मिशंस को यहाँ पर ले आकर के अक्षय वट की परिक्रमा कराई गई थी, वहाँ के दर्शन कराए गए थे। और स्पष्ट तौर पर जो कहा गया है कि प्रयाग की महिमा ही अक्षय वट की वजह से है। कहा गया है कि जहाँ श्याम वट यानी अक्षय वट अपनी श्यामल छाया से सभी को दिव्य गुणों को प्रदान करते हैं, जहाँ पर वेणी माधव अपने दर्शन से सभी के पाप काट देते हैं, उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो। श्यामो वटो श्याम गुणो वृणोति स्वच्छाया श्यामलया जनानाम श्यामः श्रमं कृतंत यत्र दृष्टः
स्वतीर्थराजो जयति प्रयाग। तो स्पष्ट तौर पर अक्षयवट कॉरिडोर का जो निर्माण किया गया है वो तीर्थयात्रियों को त्रिवेणी स्नान के बाद अक्षयवट का जो दर्शन होता है वो अत्यंत शुभ माना जाता है। और यहाँ पर 7 चीजें आपको करनी होती हैं। जया, अगर आप भी अपना कार्यक्रम बना रही हैं तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि आपको त्रिवेणी स्नान करना है। त्रिवेणी स्नान में से पहले त्रिवेणी माँ का दर्शन करना है। वेणी माधव का दर्शन जो यहाँ पर आप आज के दारागंज में होता है उसका अत्यंत महत्व कहा जाता है। तो वेणी माधव दर्शन के साथ साथ सोमेश्वर शिव, जहाँ से भगवान शिव अपने आप को स्थापित किया है, स्वयं ब्रह्मा जी ने उनको स्थापित किया है सोमेश्वर लिंग के रूप में। अरैल, जहाँ से प्रधानमंत्री ने क्रूज पकड़ी, इलेक्ट्रिक क्रूज निषाद राज नाम की, और किला घाट तक आए हैं, वहां पर सोमेश्वर शिव हैं, वहां का दर्शन करना है। भारद्वाज आश्रम, जिसका कॉरिडोर का निर्माण किया जा चुका है, वहां पर दर्शनों का बहुत ही महत्व है, क्योंकि भारद्वाज यहाँ के प्रमुख ऋषि हैं, जो कि वाल्मीकि जी के ही शिष्य हैं। और जब वाल्मीकि रामायण लिखी गई थी तो जब प्रथम श्लोक इस पूरे ब्रह्मांड का वाल्मीकि के मुंह से निकला तो उसको भारद्वाज ने ही लिखा था, क्योंकि वो तो सिर्फ बोल गए थे। भारद्वाज शिष्य उनके साथ थे, उन्होंने याद किया और उसको उसी रूप में रखा। तो आज जो आदि रामायण का प्रथम श्लोक है भारद्वाज जी के साथ जुड़ा हुआ है। और इस तरह से तीर्थराज सभी तीर्थों के राजा हैं। अग्नि पुराण में कहा गया है कि 60 करोड़ 10,000 तीर्थ नित्य सर्वदा यहाँ पर निवास करते हैं, और इसीलिए तीर्थराज को तीर्थराज कहा जाता है। और यहाँ के स्नान का अत्यंत महत्व है, और इस महत्व को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का जो कार्य है वो अनवरत जारी है। आज को एक लंबा इंतजार हम कहें करना पड़ा, वो इंतजार खत्म हो रहा है। जिस तरह से अक्षयवट कॉरिडोर हम सभी देख रहे हैं किस तरह से बना है, और प्रधानमंत्री दूसरी बार बताओ प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और ये दृश्य दिखा रहे हैं कि अब अक्षयवट का पूरा वो जो कॉरिडोर बनने के बाद श्रद्धालुओं के लिए कितना सुलभ और आसान हो जाएगा वहां दर्शन करना, वहां पहुंचना। अक्षय, एक लंबा इंतजार। और अगर हम बात करें अक्षयवट कॉरिडोर का, हनुमान मंदिर, प्रधानमंत्री अब इसके बाद रुक करेंगे, प्रधानमंत्री हनुमान मंदिर कॉरिडोर भी जाएंगे, सरस्वती कूप कॉरिडोर, भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर, श्रृंगवेरपुर धाम कॉरिडोर। तो ये जो एक तरह से 6 कॉरिडोर अब बन के तैयार हो चुके हैं, इन्हें आप किस तरह से देख रहे हैं जब 2025 में देश और दुनिया से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचेंगे, तो एक बदला हुआ प्रयागराज यानी विकास और विरासत की यात्रा करता हुआ भारत विश्व को दिखेगा? ये आपने बिल्कुल सही कहा, एक बदला हुआ भारत विश्व को जरूर दिखेगा, क्योंकि जिस 7 कॉरिडोर्स का पुनर्निर्माण किया गया है और एक उनको भव्यता दी गई है, वो भारत की प्राचीन विरासत, सनातन संस्कृति को संपूर्ण विश्व के द्वार पर ले तीर्थों महत्ता को फिर से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगी। अजय हमारे साथ बने रहेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर रामराज उपाध्याय जी मौजूद हैं। आप श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी से हैं। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर साहब, किस तरह से आपको लगता है, क्या एक लंबा इंतजार प्रयागराज ने भी किया है, और ये बदला हुआ प्रयागराज श्रद्धालुओं के लिए कितना एक तरह से एक सुविधाओं के साथ और श्रद्धालुओं के मन को भाने वाला प्रयागराज? प्रयागराज के बारे में जब यह कहा कि माघ मकरगत जब रवि होई, तीर्थपति ही आवतः सोई। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रत्येक वर्ष माघ मास में जब मकर राशि पर सूर्य आते हैं तो सभी तीर्थ वहां पर विराजमान हो जाते हैं। ऐसा ऐतिहासिक स्थल, ऐसा पवित्र स्थल, और इस स्थल के बारे में भी हम लोगों को जो ये कॉरिडोर वगैरह है इसमें इतना विलंब हुआ, जबकि ऐसे स्थलों की पवित्रता, ऐसे स्थलों के बारे में हमको सबसे पहले सोचना है, क्योंकि विकास का रास्ता यहाँ से जाता है, समृद्धि का रास्ता यहाँ से जाता है। यह एक ऐसा स्थल है जिस स्थल पर आकर लोगों के मन और बुद्धि इत्यादि में इतना बड़ा उनका एक बदलाव आता है, लोगों के विचार में एक वैचारिक क्रांति आती है जिससे वो अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ऐसे स्थलों के बारे में हमें निरंतर
और सजग होकर के चिंतन करना है कि कैसे हम यहाँ आने वाले समस्त लोगों को ऐसा प्रफुल्लित कर सकें या जो सुविधाएं उनको चाहिए वो सुविधाएं प्राप्त हो सकें, जिससे वो अपना भजन पूजन या हमारे सनातन धर्म में बताई गई जितनी भी वैदिक पद्धतियां हैं उन समस्त पद्धतियों का यथाश्रद्ध अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार वो कर सकें, पूजन कर सकें, दान कर सकें, पुण्य प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को और उसके साथ समाज के लोगों को सबको एक उत्थान के मार्ग की ओर ले जा सके। प्रोफेसर साहब, प्रधानमंत्री अक्षयवट स्थल पर हैं और वहां पूजा अर्चना कर रहे हैं प्रधानमंत्री। हम जानना चाहेंगे कि जितना श्रद्धालु देश दुनिया से महाकुंभ के लिए जनवरी से फरवरी के बीच में रहेगा, मौजूद रहेगा भारत में, उसके लिए प्रयागराज में मौजूद होना और अक्षयवट के महत्व को भी आप अगर लोगों को बताएं। देखिए, प्रयागराज की जो महत्ता है वो अक्षयवट से है, क्योंकि कहते हैं कि कालिंद्या उत्तरे कूले, पद्म पुराण की बात है, पद्म पुराण का वचन मैं बोल रहा हूं। कालिंद्या उत्तरे कूले भागीरथ्याश्च पश्चिमे बटस्य पूर्व दिग्भागे स्नातः की मनुसोचते। तो बटस्य का यहां वर्णन आया। यह बट कौन सा बट है? यह अक्षयवट है। तो जब आप संगम की कल्पना करते हैं, जब आप संगम की बात करते हैं, तो बिना अक्षयवट की बात किए वह संगम की बात पूरी नहीं होती। गंगा यमुना सरस्वती का वहां संगम है, लेकिन पद्म पुराण कहता है कि वहां बट का भी संगम है। यह अक्षय बट है और अक्षय बट का संबंध भी समुद्र मंथन से है, जब अमृत कुंभ उत्पन्न हुआ जिसमें 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में 5वां रत्न कल्प वृक्ष माना जाता है और कल्प वृक्ष के अंश के रूप में यह अक्षय वट है, क्योंकि कल्प वृक्ष की विशेषता शास्त्र बतलाते हैं कि कल्प वृक्ष के यहाँ व्यक्ति उपस्थित होकर के जिस कामना का स्मरण करता है, जिस कामना की इच्छा करता है, कल्प वृक्ष उसकी कामनाओं को पूरी कर देते हैं। अक्षय वट भी उसी प्रकार है। क्यों? क्योंकि वहां लिखते हैं बटस्य मूले स्थितो ब्रह्मा बट मध्य जनार्दनः बटाग्रे तु शिवो देवः सावित्री बट संस्थिता। बट के मूल में ब्रह्मा का निवास होता है, बट के मध्य में जनार्दन का निवास है और बट के अग्रभाग में शिव का निवास है। तो यह केवल अक्षय वट मात्र एक वृक्ष नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन त्रिदेवों के स्थल के निवास स्थल के रूप में भी शास्त्रों में इसे व्यक्त किया गया है। पूरी सृष्टि के पूजन के स्थल के तौर पर भी अक्षयवट विद्यमान है। और हमारे साथ हमारे दोनों ही साथी संवाददाता जुड़े हुए हैं, अश्विनी और अजय। आप में से जो हमें सुन पा रहा हो, प्रधानमंत्री अब हनुमान मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। हनुमान मंदिर कॉरिडोर का भी पुनर्निर्माण किया गया है। और इसी के साथ अश्विनी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हम चाहेंगे, प्रधानमंत्री हनुमान मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर से ऋतु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्षयवट के दर्शन और पूजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमान मंदिर का जो कॉरिडोर है उसके लोकार्पण के लिए आगे जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो कार्यक्रम है, निश्चित तौर से अगर देखें तो आज अमूल्य निधियां प्रयागराज को मिल रही हैं। अक्षयवट के कॉरिडोर का लोकार्पण तो पूजन अर्चन साथ किया गया, औपचारिक रूप से अभी मंच से इसका लोकार्पण, विश्वार्पण श्रद्धालुओं के लिए और लोगों के लिए किया जाएगा। और उसके साथ साथ हनुमान मंदिर, जो यहाँ का प्रयाग का सबसे ज्यादा श्रद्धा का स्थान है हनुमान मंदिर, वहां पर हनुमान मंदिर कॉरिडोर का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अक्षयवट के अलावा, हनुमान मंदिर कॉरिडोर के अलावा श्रृंगेरपुर धाम कॉरिडोर जो है तकरीबन 135 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया गया है, उसका लोकार्पण होगा। भरद्वाज आश्रम कॉरिडोर का निर्माण किया गया है बालसंग चौराहे पर, ये 13-14 करोड़ रुपए से ज्यादा के लागत है, उसका लोकार्पण होगा। शिवालय पार्क के लिए 14 करोड़ रुपए दिया गया। श्रृंगेरपुर में भगवान श्री राम और निषाद राज की अभूतपूर्व प्रतिमा लगाई गई है, उसका भी लोकार्पण होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्षयवट पूजन अर्चन करने के बाद अब प्रस्थान कर रहे हैं हनुमान मंदिर की तरफ। हनुमान मंदिर जो कि यहाँ पर प्रयागराज की महिमा ऋतु है कि यहाँ पर भगवान हनुमान लेटे हनुमान के रूप में हैं
और ये बेहद श्रद्धा का केंद्र है, अगाध श्रद्धा का केंद्र है। त्रिवेणी में अगर स्नान करने के बाद लोग सबसे पहले सबसे सामीप्य में किसी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं तो लेटे हनुमान जी के दर्शन करते हैं, और पूरी दुनिया को, पर्वत को भी शिखर पर अपनी उंगलियों पर उठाकर संजीवनी देने वाले भगवान श्री राम के पुत्र, माफ करिएगा, भाई लक्ष्मण को संजीवनी प्रदान करने वाले भगवान हनुमान यहाँ पर लेटे हनुमान के रूप में है। ये भी प्रयागराज की महिमा है कि भगवान यहाँ पर लेटे, हनुमान यहाँ पर लेटे हुए हैं। और हमेशा हर वर्षा ऋतु में माँ गंगा कहीं ना कहीं हनुमान जी के चरणों को पखारने के लिए उस मंदिर के स्थल तक जाती है। तो इससे पहले जो हम चर्चा कर रहे थे अक्षयवट की, तो अक्षयवट की महिमा अनेक पुराणों में कही गई है। त्रिवेणी माधवम सुमम भरद्वाजम च वासुकी वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयाग तीर्थनायकम। तीर्थराज प्रयाग में अक्षयवट की पूजा अर्चना की परंपरा शाश्वत निरंतर काल से रही है। पंचवटों की कल्पना की गई है। पंचवटों में अगर देखें तो पंचवटी में पंचवट है, गया में गयावट है जिसके नीचे बोधि प्राप्त हुआ था भगवान बुद्ध को, मथुरा में वंशीवट है, उज्जैन में सिद्धवट है, प्रयागराज में अक्षयवट है। और अक्षयवट केवल शाश्वत सनातन धर्मावलंबियों के लिए ही नहीं, भगवान ऋषभनाथ ने भी इसके नीचे पूजा अर्चना की थी, तपस्या की थी, और तपस्या करने के बाद उन्हें यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। अक्षयवट की अगर बात करें तो अक्षयवट वैज्ञानिक रूप से जो आकलन किया जाता है, आज से कम ईसा पूर्व 3250 वर्ष पूर्व यह पेड़ माना जाता है, वैज्ञानिक रूप से सत्य साबित हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि आज से लगभग 5274 वर्ष ज्यादा पुराना, और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं हनुमान मंदिर कॉरिडोर में, तो हनुमान मंदिर कॉरिडोर की जो भव्य स्वरूप की संरचना होनी है, चारों तरफ परकोटे बनाए गए हैं। परकोटे बनाने के अलावा जो निकास द्वार बनाए गए हैं, निकास द्वार आने के और जाने के अलग अलग उत्तरोत्तर विकसित किया गया है। समूचा मंदिर सीधा सपाट मंदिर हुआ करता था, गंगा स्नान करके लोग वहां पर सीधा मंदिर दर्शन के लिए पहुंचते थे, लेकिन अब इसको चारों तरफ से भव्य गलियारे से चारों तरफ परकोटे का निर्माण करके इसको सुसज्जित किया गया है। आवागमन की सुविधाएं दी गई हैं, वहां पर यात्री ठहराव की सुविधा से ज्यादा यात्री सुविधाओं का विस्तार किया गया है। और निश्चित तौर से उस पूरे के पूरे जो विकास कार्य हुए हैं उनका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और किस तरीके से यह अगाध श्रद्धा का केंद्र भगवान आंजनेय पुत्र हनुमान का ये जो मंदिर था, यहाँ पर प्रयाग में रहने वाले हर एक व्यक्ति और प्रयाग पहुंचने वाले, महाकुंभ में पहुंचने वाले हर एक व्यक्ति दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। तो वहां पर जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव था, जिस तरीके से सुरक्षित वहां पर परकोटे नहीं थे, जिस तरीके से वहां पर यात्री सुविधाएं नहीं थी, उन सब का निर्माण किया गया है। और इसमें तकरीबन 15 करोड़ से ज्यादा की लागत खर्च की गई है राज्य सरकार द्वारा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका भी अवलोकन किया है। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो किला है, किला घाट एक नया घाट बनाया गया है, और जो अकबर का किला कहा जाता है, जिसमें अक्षयवट है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी पूजा अर्चना की है। इसी के अंदर सरस्वती कूप भी है, सरस्वती कूप का भी दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पातालपुरी मंदिर कहा जाता है। और अक्षयवट हमेशा लोगों के आक्रांताओं के भी निशाने पर रहा है, जो सनातन धर्म के विरोधी रहे हैं उनके भी निशाने पर रहा है। 1693 में खुलासत उत्वारीख में ये दर्ज किया गया, ये डॉक्यूमेंटेड है कि जहांगीर ने कहा कि अक्षयवट को काट दिया जाए। इस किले का निर्माण जब अकबर कर रहे थे तो उन्होंने अक्षयवट काटने का कोशिश की, लेकिन उसकी जड़ें शाखाएं उससे अनेक पल्लों और कोपले फूट पड़ी। और जो मूल अक्षयवट है वो पातालपुरी और सीता समाहित जो सीता कूप है उसके स्थान पर है, और उसका भी दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, सीता कूप का भी दर्शन करेंगे। अक्षयवट को औरंगजेब ने खुदवाया, जलाया, जड़ों में तेजाब तक डाला, लेकिन वो अक्षय स्वरूप में लगातार विद्यमान रहा। वो अक्षय स्वरूप आज भी बना हुआ है। वो कितने भी उस पर आघात किए गए, वो कहीं किसी भी तरीके से अक्षय नहीं हुआ। तो ये माना जाता है कि सृष्टि के प्रलय के बाद भी इस अक्षयवट की महत्ता और विशिष्टता और आविर्भाव और स्थापना बनी रहेगी, क्योंकि स्पष्ट तरीके से भगवान विष्णु यहाँ पर बाल मुकुंद के रूप में होते हैं। जिन पंचवटों की बात करते हैं, वटों की बात करें तो वट हमारे ऋषियों मनीषियों के ध्यान तपश्चर्या के केंद्र रहे हैं। बोधगया का जो वट है, वहां पर अगर बोधिसत्व को, गौतम को बोधिसत्व का स्वरूप प्राप्त होता है, तो तीर्थंकर ऋषभदेव ने प्रयागराज के अक्षयवट के नीचे तपस्या की। भगवान श्री राम और भरद्वाज ऋषि का जो मिलन हुआ, जो संवाद हुआ, इसी अक्षयवट के नीचे हुआ। रात्रि विश्राम भी भगवान श्री राम ने किया। तो जो हमारे सनातन संस्कृति के आदि स्तंभ हैं, उनका किस तरीके से
इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण के काल में नया कलेवर दिया जा रहा है, नया स्वरूप दिया जा रहा है। किस तरीके से विरासत को विकास के साथ समाहित करके पूरी दुनिया को ये बताया जा रहा है कि एक विश्व बंधु के रूप में, विश्व मित्र के रूप में, सनातन शाश्वत संस्कृति के संवाहक के रूप में आज भारत पूरी दुनिया को शांति, सुख और कामना की, समृद्धि की कामना करते हुए इस महाकुंभ के आयोजन को कर रहा है। और ये महाकुंभ निश्चित तौर से भले ही 13 जनवरी से शुरू होगा, लेकिन आज एक महीना पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आयोजन को एक नई गति प्रदान की है, यहाँ पर अनेक परियोजनाओं का लोकार्पण करके, विश्वार्पण करके। ऋतु अजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय हनुमान मंदिर कॉरिडोर में हैं और हनुमान मंदिर में पूजन दर्शन के बाद प्रधानमंत्री सरस्वती कूप की कॉरिडोर के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन अजय, प्रयागराज के हनुमान मंदिर का महत्व बहुत है। ये शायद देश दुनिया के हनुमान मंदिरों में ये एकमात्र ऐसा हनुमान मंदिर है जहां हनुमान जी लेटे हुए हैं। और मान्यताएं या फिर यूं कहें जो सच होता, हर साल सभी श्रद्धालु और देश देखता है, हर साल गंगा जी कराती हैं स्नान हनुमान जी को यहाँ पर। और गंगा और यमुना में पानी बढ़ने पर लोग दूर दूर से यहाँ पे इस दृश्य को देखने के लिए पहुंचते हैं। तो इतना महत्व है इस स्थान का। अगर हम तुलना करें अजय, क्योंकि आप और अश्विनी दोनों ही प्रयागराज निवासी हैं, लंबे समय तक रहे हैं, किस तरह से बदला हुआ हनुमान मंदिर का परिसर, ये कॉरिडोर दिखाई देता है आने वाले श्रद्धालुओं के लिए? क्या कुछ बदला हुआ मिलेगा उन्हें अब? ऋतु जी, चूंकि इस भगवान हनुमान जी के जो स्वरूप है उसके बारे में चर्चा की, तो चलिए वहीं से शुरुआत करते हैं कि इसकी मान्यता क्यों इतनी ज्यादा है पूरे विश्व में। जैसा कि आपने बताया कि लेटे हुए हनुमान जी का स्वरूप सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर ही है और इनको बड़े हनुमान जी कहा जाता है। इसकी कथा इस तरह से है कि जब वनवास समाप्त करने के बाद भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण, हनुमान जी और संपूर्ण वानर सेना के साथ जब आ रहे थे, तो उन्होंने अलग अलग स्थान जो था, भगवान राम ने मां सीता को दिखाया कि देखिए यहाँ पर ये किष्किंधा पहाड़ है जहाँ पर आपने हमारी सुग्रीव से मित्रता हुई थी। ये देखिए यहाँ पर हम लोग रुके थे, चित्रकूट का उन्होंने दर्शन किया। उसके बाद अपने विमान को नीचे उतारा, अक्षयवट की पूजा मां सीता ने, और उसके बाद हनुमान जी भी थे। फिर भगवान श्री राम ने कहा कि भरत भैया, चूंकि अंतिम दिन है वनवास का, तो भरत भैया नंदीग्राम अयोध्या के पास जो है वहां पर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो उनको संदेश देने का कार्य किया जाए, क्योंकि वो बड़े ही विह्वल होंगे। और उन्होंने कहा था कि अगर आप 14 वर्ष में एक दिन भी की देरी करते हैं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो हनुमान जी को हमेशा की तरह संकट मोचन है, तो उनको याद किया गया कि आप ये संदेश लेकर के जाइए। एक संदेशवाहक के रूप में भगवान श्री हनुमान भरत जी के पास पहुंचे नंदीग्राम में, तो उन्होंने एक संदेश दिया कि भगवान श्री राम आ रहे हैं। इतना सुनते ही भरत बिल्कुल मूर्छित होने लगे। अचानक हनुमान जी को याद आया कि ये संदेश देने में मुझसे त्रुटि हुई है, चूक हुई है। उन्होंने तुरंत उस संदेश को बदला, और ये सब हमारे संवाददाताओं के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि पूरी की पूरी जो खबर है वो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम माता सीता और भैया लक्ष्मण के साथ वापस आ रहे हैं, तब भारत उनको जाकर के गले लगाते हैं, और आज वो छवि ग्राम में दिखाई दी। संवाददाता हनुमान जी ने दी, और उसके बाद भरत जी ने श्री राम के साथ आ रहे थे। तो जब वो वापस आए और भगवान श्री राम भारद्वाज मुनि के आश्रम में थे, तो चूंकि उन्होंने यहाँ से उड़ान भरी थी, तो उन्होंने कहा मुझे भारद्वाज मुनि के आश्रम में नहीं, मुझे पहले उतरना चाहिए। तो ये वही स्थान है। जी, हम अपने दर्शकों को भी बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमान मंदिर कॉरिडोर पहुंच गए। जी अजय, पूरी करें आप अपनी बात। तो मैं ये कह रहा था कि जब हनुमान जी की प्राचीन मूर्ति पहले लेटी हुई नहीं थी ऋतु जी, ये पहले बिल्कुल मूर्तिमान था, जैसे आप भगवान को हम देखते हैं लैंड हुए थे। लेकिन बाद में जब आक्रांताओं ने, जिस तरह से अश्विनी ने बताया कि आक्रांताओं ने जब किला बनाना चाहा और किले की दीवार में जब ये उसकी सिधाई में पड़ रहा था, तो उन्होंने इस मूर्ति को हटाना चाहा। उस प्रक्रिया उसके बाद जैसे जैसे खुदाई की, भी आप किला देखेंगे तो किले की दीवार सीधी नहीं है, उसको टेढ़ा करके जाना पड़ा। तो ये भगवान
भक्तों के बीच में अपनी महत्ता को स्थापित करने के लिए यहाँ पर लेटे, और फिर बाद में ये सब प्रचलन होने लगा कि यहाँ पर तो भगवान श्री हनुमान भी आकर के आराम करने लगते हैं, इसलिए ये दिव्य धरा है। लेकिन ये वास्तविकता ये है कि हनुमान जी जहाँ भगवान शिव के वो रूप है, जहाँ अक्षयवट है, जहाँ पर वेणी प्रोफेसर रामराज भी हमारे साथ मौजूद हैं। काफी इम्पोर्टेंट जी प्रोफेसर साहब, किस तरह से आपको लगता है कि हनुमान मंदिर कॉरिडोर की स्थापना, सरस्वती कूप कॉरिडोर की स्थापना, ये श्रद्धालुओं के लिए शायद ये बहुत महत्व कॉरिडोर इन द सेंस कि कंक्रीट के मामले में नहीं रखता होगा, लेकिन जब देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचता है, देश में अगर इन स्थानों को एक बदले हुए रूप में देखता है तो किस तरह की अनुभूति होगी? क्योंकि अगर हम महाकुंभ की बात करें तो देश और दुनिया से तकरीबन इस समय जो अनुमानित संख्या कही जा रही है वो 40-45 करोड़ लोग दर्शन करने पहुंचेंगे। निश्चित रूप से जब कोई व्यक्ति किसी स्थान पर जाता है तो उस स्थान की व्यवस्था अगर सही होती है तो प्रथम दृष्टया उसका मन प्रसन्न हो जाता है, और वह जिस कार्य के लिए वहां पर पहुंचता है उस कार्य में उसका मन लगता है और वह मन लगा करके अपने किसी भी कार्य का संपादन करता है। तो जो ये कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, यह वस्तुतः सभी तीर्थयात्रियों के लिए या सभी भक्तों के लिए मार्ग सुगम करने की पद्धति का यहाँ विकास हुआ है। क्योंकि जब हम कोई अर्चन, पूजन या वंदन करने के लिए या पुण्य कार्य करने के लिए उपस्थित होते हैं तो हमारा ध्यान उस पुण्य कार्य पर होता है। इसलिए उस पुण्य कार्य को हम श्रद्धा पूर्वक संपन्न कर सकें, इसमें जो प्रथम व्यवस्थाएं हैं ये व्यवस्थाएं सही होनी चाहिए। तो वस्तुतः यह कहा जा सकता है कि भारत सरकार का यह जो कार्य है और इसकी सोच, क्योंकि ये पौराणिक मान्यता है कि हमारे यहाँ तीर्थों से ही समस्त विकास होते थे। लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की जो संस्कृति है उसमें धर्म, अर्थ, काम तक जाकर के आगे फिर अपनी अवस्था में मोक्ष को प्राप्त करने के लिए तीर्थों में भ्रमण करते थे। और केवल मोक्ष के लिए नहीं बल्कि समस्त प्रक्रियाओं को पाने के लिए, चाहे वो अर्थ हो चाहे वो काम हो, सब में धर्म का योगदान है। क्योंकि धर्म इंटू अर्थ प्लस धर्म इंटू काम बराबर मोक्ष के होता है। तो इसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति पुण्य करता है और पुण्य से ही विकास होता है, धर्म से ही विकास होता है। तो हनुमान जी महाराज का जो यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर है या हनुमान जी महाराज की जो यहाँ आकृति है, लेटे हुए हनुमान जी महाराज, बड़े हनुमान जी महाराज जैसा कहा गया है या जैसा हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रयाग में भरद्वाज ऋषि का आश्रम है। और भगवान जब शुरू करते हैं अपने वनवास का कार्यक्रम तो भी भरद्वाज मुनि के यहाँ जाते हैं, तो वहां से अपनी प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो यह एक ऐसा स्थल है जो वैचारिक क्रांति का स्थल है, व्यक्ति के विचार, बुद्धि, उसके विकास का यह द्योतक स्थल है। और इस स्थल की जितनी भी सज्जता हो, जितना भी इसको सजाया जाए, संवारा जाए, वह निश्चित रूप से समस्त लोगों के कल्याण को प्रदान करने वाला होता है। जी, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, ललित मिश्र जी, इंडोलॉजिस्ट। ललित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ललित जी, हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान जितने भी अपने विदेश दौरे कर रहे हैं वहाँ वो एनआरआई जो डायस्पोरा जो है भारतीय, उनसे ये कह रहे हैं कि जब आप जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में अपने साथ अपने उस देश के लोगों को, अपने दोस्तों को लेकर भारत पहुंचे महाकुंभ के दौरान, और महाकुंभ के दौरान उन्होंने सिर्फ प्रयागराज तक सीमित रहने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आप जाके देखें, विश्वनाथ कॉरिडोर को देखें, आप महाकाल जाएं, आप अयोध्या पहुंचे। तो जब प्रधानमंत्री इस तरह का आह्वान दुनिया से कर रहे हैं कि भारत में एक बड़े बदलाव को आप देखें, ये सांस्कृतिक विरासतों को सहेजने का एक जो बड़ा बदलाव भारत में पिछले 10 साल में
मुख्य रूप से शुरुआत की गई है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े स्तर पर की है और बड़ा बदलाव दिखता है। महाकुंभ क्या कुछ बड़े संदेश अपने में समेटे हुए आपको लगता है विश्व को देते हुए? जी, प्रधानमंत्री मोदी जी जब से आए हैं सत्ता पे, तब से भारत में एक सांस्कृतिक नवजागरण की शुरुआत हुई है और हम देखते हैं कि क्रमशः भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता और महत्व का लगातार विकास होता रहा है और भारत की स्वीकार्यता बढ़ी है। हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी न केवल भारत के प्रधानमंत्री के रूप में बल्कि भारत के कल्चरल एम्बेसडर, हमारी पुरातन संस्कृति के एक राजदूत के रूप में भी, वैश्विक राजदूत के रूप में भी तमाम सारे देशों में जहां जा रहे हैं, यूरोप में जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, हर जगह जो है अपनी संस्कृति की बातों को रखते हैं। पिछले वर्ष जब वो पेरिस गए थे तो पेरिस में उन्होंने वो बात कही जो किसी इंडोलॉजिस्ट को या हिस्टोरियंस को कहनी चाहिए। तो यूरोप में के कुल मुख्य 4 देश रहे हैं और इन सभी चारों देशों ने भारत की महिमा की गाथा गाई है और इसकी शुरुआत हुई थी फ्रांस में, जहां वोल्टेयर सबसे पहले भारत की महिमा लिखने वाले थे। वोल्टेयर फ्रांस में, उसके पश्चात जो है भारत में विलियम जोन्स आए इंग्लैंड से, अंग्रेज, और उन्होंने हमारी गंगा माता, गंगा नदी की महिमा में एक कविता लिखी है, हिम टू गंगा। और उसके बाद उन्होंने ललित जी आपको 2 मिनट रोकना चाहेंगे। हम अपने दर्शकों को बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जो दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं, लेटे हुए हनुमान जी के पूजा अर्चन कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब चाहेंगे आप कुछ जोड़ें? देखिए, भगवान हनुमान जी की जो यहाँ ये आराधना चल रही है, इनके इतिहास के विषय में जैसा अभी बताया गया, लेकिन यह एक ऐसा संजोग है, यह एक ऐसा अवसर है जिस अवसर को सभी लोगों को प्राप्त जरूर करना चाहिए, इसका लाभ जरूर लेना चाहिए। देखिए, हनुमान जी भक्तराज हैं और भक्ति की प्राप्ति यहाँ पर करनी है। भक्ति की प्राप्ति के लिए यहाँ लोग इकट्ठा होंगे कुंभ में, और कोई भी किसी भी देश का निवासी यहाँ क्यों आए, इसके लिए प्रधानमंत्री जी मोदी साहब ने इस प्रकार का एक समय उपस्थित किया है, एक अवसर उपस्थित किया है कि यहाँ पुण्य का स्थान है और यह जो पुण्य का स्थान है, इस स्थान पर आने पर एक वैचारिक क्रांति हो सकती है, एक बौद्धिक विकास हो सकता है। आप उसको देखिए कि क्या माता गंगा, यमुना और अक्षयवट के बीच में इन देवताओं का जो निवास स्थान है, या जो सरस्वती कूप है, जो सरस्वती का मतलब सीधे ज्ञान, और हनुमान जी यहाँ पर क्या है कि ज्ञानीनाम अग्रगण्यम, वहां पर लिखते हैं कि हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है। तो ज्ञान का यहाँ सीधा संबंध है। बौद्धिक विकास, किस प्रकार से हमारा चिंतन, क्योंकि हम विश्वगुरु रहे हैं, वह विश्वगुरु किस प्रकार रहे हैं, क्योंकि बौद्धिक विकास उस प्रकार का रहा। तो व्यक्ति का बौद्धिक विकास कैसे हो, हनुमान जी महाराज जो ज्ञानीनाम अग्रगण्यम हैं, उनकी जो कृपा दृष्टि है वह कैसे हम सभी लोगों पर प्राप्त हो, इसके लिए हनुमान जी महाराज की यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। और हनुमान जी क्या, जो यह पूजन अर्चन का जो दृश्य है, यह षोडशोपचार का दृश्य उपस्थित हो रहा है। आवाहनासने पाद्यम अर्घम आचमनीयकम स्नानम वस्त्रोपवीतम च गंधमाल्यानुक्रमात्। भारतीय संस्कृति में भगवान के पूजन की कई विधाएं बतलाई गई हैं। पंचोपचार है, षोडशोपचार है, राजोपचार है, शतोपचार है, षष्ठी उपचार है। उसमें षोडशोपचार की जो बात कही गई है उसको बहुत बल दिया गया है। तो यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी षोडशोपचार से भगवान श्री हनुमान जी महाराज का यहाँ पूजन कर रहे हैं और उनके चरणों पर समस्त सामग्रियों का निवेदन कर रहे हैं कि समस्त लोगों का कल्याण हो और सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो भावना है उस भावना को आगे बढ़ा रहे हैं। जी, अश्विनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, हम चाहेंगे आप अपने शब्दों के साथ इन दृश्यों को जोड़ें। और से अगर देखें तो महाबली हनुमान, राम भक्त हनुमान, आंजनेय हनुमान, भगवान हनुमान, ये ऐसी शक्ति के प्रतीक है जो भगवान श्री राम की सेवा करते हुए, भगवान श्री राम के महायज्ञ में जबकि वो
रावण जैसे असुर का संहार कर रहे थे, धर्म की स्थापना कर रहे थे, उसमें महती योगदान देते हुए भगवान हनुमान जो कि लक्ष्मण के मूर्छा होने पर संजीवनी लाते हुए, भगवान हनुमान जिनको तुम प्रिय भरत ही सम भाई, जिनको भरत के समान प्रिय भाई का विशेषण भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से दिया, उन्हीं की पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन भगवान बड़े हनुमान, जो प्रयागराज के बड़े हनुमान या लेटे हनुमान जी जिनको कहा जाता है, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, जिनके एक हाथ में गदा है, दूसरे हाथ में भगवान राम और लक्ष्मण है, और पैरों के नीचे अहिरावण दबा हुआ है और कामदी स्वरूप में राक्षसी दबी हुई है। यह अद्भुत स्वरूप जो है वो भगवान का यहीं पर है, केवल प्रयागराज में ही है। प्रयागराज के संगम तट पर स्थित किले से सन्निकट ये मंदिर है और अगाध श्रद्धा का केंद्र है। निश्चित तौर से भगवान की जो पूजा अर्चना की जाती है, पवन पुत्र के रूप में, महाबली के रूप में, महान ज्ञानवान के रूप में, हर रूप में जिस तरीके से पूजा की जाती है, तो भगवान खुद प्रतीक है हनुमान जी इस तरीके से। और सबसे बड़ी बात, मैं तो इस प्रयागराज को हमने पढ़ा है, जिया है, यहाँ रहे हैं हम लोग, अगाध श्रद्धा है लेटे हुए हनुमान जी के प्रति। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रयाग में कभी प्रवास किया हो और वो यहाँ पर ना आया हो। मनोरथ को पूर्ण करने का यह स्थान माना जाता है, सकल मनोरथ यहाँ पर पूर्ण होते हैं और सभी ये अगाध श्रद्धा का केंद्र है। अच्युत बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजबल कृषागम ज्ञान नामग्र गण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। इस रूप में कहीं ना कहीं पूजा अर्चना की जाती है, तो शक्ति के रूप में, सामर्थ्य के रूप में, पुरुषार्थ के रूप में, भक्ति के रूप में, अतुलनीय स्वरूप में अगर कोई प्रतिमा किसी के सामने आती है तो वो भगवान हनुमान की आती है। और वो भगवान हनुमान जो कि धर्म स्थापना में भगवान श्री राम के साथ वो हमेशा के साथ एक दूत के रूप में रहे और अजर हैं, अमर हैं। जो अश्वत्थामा कृपाचार्य भगवान हनुमान जो सप्त चिरंजीवी कहे गए हैं, उनमें भगवान हनुमान भी माने जाते हैं। तो निश्चित तौर से, और प्रतीकों में अगर देखा जाए तो भगवान श्री राम ने जब लंका दिग्विजय का मन बनाया तो उन्होंने कोई सेना नहीं तैयार की। अवधपति होते हुए उन्होंने, वो चाहते तो भारत समेत पूरी सेना से लंका पर आरूढ़ हो सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने नर वानर जो वनवासी थे उनको संगठित करते हुए, जो वनों में रहने वाले लोग थे उनको संगठित करते हुए जो सेना बनाई, नर सेना की तो आवश्यकता ही नहीं, जो अन्य सेनाएं थी उनसे ही उन्होंने उस असुर का नाश किया। और सबसे बड़ी बात, अभी जो पूजा का स्वरूप आप देख रहे हैं, भरद्वाज ऋषि के आश्रम की बात होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रृंगवेरपुर, जो कि यहीं से प्रधानमंत्री जब भगवान श्री राम जब जा रहे थे, वनगमन कर रहे थे, तो श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुरु को उन्होंने गले लगाया था। निषाद राज की भव्य प्रतिमा का भी आज लोकार्पण होगा। किस तरीके से एक सामाजिक संस्कृति के रूप में सनातन संस्कृति थी, जिसमें न कोई ऊंचा था, न कोई नीचा था, न कोई विभेद था, कोई वर्ण भेद भी नहीं था, कोई जाति व्यवस्था भी नहीं थी। एक सभी को समान अवसर, समान स्थिति, समान सम्मान, समादर प्राप्त था। वो स्थितियां कहीं ना कहीं जो समाज से धीरे धीरे लुप्त होती चली गई हैं। एक नई स्थिति जो समाज में वर्ण व्यवस्था की आई, जाति व्यवस्था की आई और वो अन्य स्थितियां आई, वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को, समाज को, देश को सोचने के लिए आबद्ध करता है कि किस तरीके से शाश्वत समरस मूल्यों का पुनर्स्थापना हो रहा है इस वर्तमान राजनीतिक युग में। जी अश्विनी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अश्विनी, वहाँ पूजा अर्चना में मंत्रोच्चारण हो रहे हैं, वो दर्शक भी सुने। हम आपसे फिर बात करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। सर्वात्मकं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवेन्द्रधमायुः मंत्रार्था सफला सन्तो पूर्णा सन्तो मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां उदयस्तव आयुष्यवान् भव ऐश्वर्यवान् भव। बोले श्री बड़े हनुमान जी महाराज की जय हो। और हमारे साथ ललित जी भी बने हुए हैं, इंडोलॉजिस्ट। ललित जी, भारत में विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के एक नए युग की शुरुआत हुई है, ये किस तरह का संदेश विश्व में देता है?
भारत में जिस सांस्कृतिक नवजागरण की शुरुआत हुई है वो विश्व को विश्व बंधुत्व, विश्व गुरु और विश्व मित्र यही संदेश देता है और ये हमारी संस्कृति प्रारंभ से ही ऐसा करती रही है। मैं आपको बता रहा था कि प्रधानमंत्री जी जब फ्रांस गए तो उन्होंने वोल्टेयर और रोमा रोला का जिक्र किया जिन्होंने भारत की महिमा के गीत गाए। इसी प्रकार जर्मनी में जब गए तब वहां पर उन्होंने गोइथे का जिक्र किया। गोइथे वो यूरोपीय स्कॉलर है जिसने सबसे पहले महादेव, हमारे भगवान शिव महादेव की प्रशंसा में कविताएं लिखी। और उसके पश्चात जब हम आते हैं, ये त्रिवेणी संगम है, यहाँ गंगा और यमुना और सरस्वती का संगम। तो जो यमुना है, यमुना के किनारे भगवान कृष्ण खेले थे, तो भगवान कृष्ण की महिमा में ही गोइथे ने कविताएं लिखी, निबंध लिखे। तो जब हमारी तलवार, हमारी राजनैतिक शक्ति का ह्रास हो रहा था भारत में, उस समय भी भारतीय संस्कृति यूरोप में अपना परचम, अपनी विशेषता, अपना महत्व स्थापित कर रही थी। और गोइथे ने नहीं कहा सबसे पहले यूरोप में कि भारत में वास्तव में वर्ल्ड लिटरेचर, वैश्विक संस्कृति और साहित्य का निर्माण हुआ है। ये सारी बातें कही गई हैं 1800 के पहले, 1785 से लेकर 1799 के बीच में। तो भारतीय संस्कृति इतनी महत्वपूर्ण है और विश्व को एक दिशा देती है। यूरोप के नवनिर्माण में, यूरोप के नवजागरण में भारतीय संस्कृति का अद्भुत योगदान रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी हर जगह इस बात को कहते रहे हैं क्योंकि उनके मन में भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध श्रद्धा, और इस श्रद्धा को अभी हम देख रहे हैं कि डिजिटल महाकुंभ के रूप में विश्व के सामने भारत रखने जा रहा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समावेश है कि यदि कोई व्यक्ति आया, कोई छोटा बच्चा है या वृद्ध है, यदि खो जाते हैं तो लाखों की भीड़ में उसके चेहरे को किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा पहचान कर खोज निकाला जाएगा। इस अपनी अद्भुत तकनीकी क्षमता का भारत वैश्विक स्तर पर प्रदर्शन करने वाला है। इसके पहले भी कुंभ में हार्वर्ड की टीम और दूसरे अन्य विश्वविद्यालय, विदेशी विश्वविद्यालयों की टीम आकर अध्ययन करती रही है। तो ये हमारा जो कुंभ है, शुरू से ही, जब से इसका इतिहास मिलता है, तब से ये ग्लोबल कल्चरल फेस्टिवल भारत का रहा है। इसका जो प्रथम विवरण है, कहा जाता है कि मेगास्थनीज ने किया जब उसने 75 दिनों के तक चलने वाले एक उत्सव का वर्णन किया है। इसके बाद 7वीं शताब्दी में वेनसांग आए और चाइनीज ट्रेवलर, और उन्होंने इसका वर्णन किया हुआ है। और फिर 16वीं शताब्दी में इटली एक बहुत महत्वपूर्ण देश है यूरोप का, इटालियन ट्रेवलर मनुची भारत आया, उसने कुंभ का वर्णन किया हुआ है। इसके अलावा पर्शियन जो लेखक आए, ट्रेवलर्स आए, उन्होंने कुंभ का वर्णन किया है। ये शुरू से ही भारत के वैश्विक वैभव का एक प्रतीक रहा है। और हमें इतिहास के पन्नों से सबक लेते हुए अब अपनी सांस्कृतिक जो नवजागरण है, जिसमें अद्भुत विचार है, मानवता के हित के जो विचार है, जो हमारा दर्शन है, उस दर्शन को हम वैश्विक स्तर पर ले जाएं। और अब इसके साथ ही जो भारत का अभ्युदय है, उस अभ्युदय को हम आने वाले समय में विश्व में स्थापित करें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अथक प्रयास किया है। अब उस प्रयास में आवश्यक है कि हमारे विद्वान, हमारे विद्यार्थी सब शामिल, तब ये जो भारत है अपने उस प्राचीन पूरा वैभव को, नवोत्कर्ष को नव स्वरूप में विश्व के सामने स्थापित कर सकेगा। या मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे जो साधु सन्यासी हैं, जो नागा हैं, उन्होंने भी अद्भुत योगदान दिया है कुंभ में। और एक सन्यासी थे मधुसूदन सरस्वती, अकबर के समय में जब लगा कि हमारे सनातन धर्म पर संकट आया है, तो उन्होंने साधुओं का आह्वान किया कि वो जो है हथियार उठाएं। और उसके पश्चात जो हमारे नागा हैं, दशनामी अखाड़े के जो सन्यासी हैं, इन लोगों ने हथियार उठाया और 1750 में इलाहाबाद के कुंभ पर आक्रमण किया। एक बंगास करके एक अफगान पठान था, उसने यहाँ हमला किया। तो राजेंद्र गिरी के नेतृत्व में हमारे नागाओं ने मार मार कर उसे यहाँ से भगा दिया। इसी तरह से अहमद शाह अब्दाली की सेना ने मथुरा पर आक्रमण किया 1757 में, तो भी इन नागाओं ने अपनी तलवार से मारकर उस अब्दाली की सेना को मारकर पराजित करके भगा दिया, जिसे मराठे भी पराजित नहीं कर सके थे। तो ये अद्भुत शौर्य है। यहाँ पर अध्यात्म की ऊर्जा तो है, और अध्यात्म की ऊर्जा के साथ साथ जो हमारी वीरता का शौर्य है, वो भी एक साथ इस त्रिवेणी गंगा में प्रवाहित होता है। इसलिए इसका अनुपम महत्व है। और प्रयाग तो तीर्थ राज है। यहीं पर जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि भगवान राम अयोध्या जाने से पहले
भारद्वाज आश्रम में पदार्पण किए थे, क्योंकि भारद्वाज ही वो ऋषि हैं जिन्होंने बताया था कि भगवान राम दैवत्व का प्रतिनिधि करते हैं, भगवान विष्णु के अवतार है। सबसे पहले इस बात को मुखर रूप से कहने वाले भारद्वाज ऋषि थे, उन्होंने भरत से ये बात कही थी। तो ये अद्भुत है। और जी प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, एक और बात, कि ये जो कुंभ है ये विश्व का पहला एस्ट्रोनॉमिकल फेस्टिवल है जो बृहस्पति और सूर्य की अपनी एक परिस्थिति में, एक खगोलीय परिस्थिति में मनाया जाता है। विश्व में ऐसा कोई उत्सव नहीं है जहां पर बृहस्पति जैसे ग्रह और सूर्य की एक समानांतर परिस्थिति के आधार पर, खगोलीय स्थिति के आधार पर कोई एस्ट्रोनॉमिकल फेस्टिवल किया जाता हो। ये अकेला है, गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में है कुंभ। ये यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज में कुंभ है। तो समस्त विश्व को भारत की सांस्कृतिक प्रभा का परिचय कराने वाला ये अद्भुत दिव्य अवसर सामने आया है। और एक बड़ी शिकायत रही है प्रयाग के लोगों को कि यहाँ पर लगातार कुंभ और अर्ध कुंभ होते हैं, किंतु यहाँ का विकास कम रहता है। किंतु इस बार हमारे मुख्यमंत्री योगी ने यहाँ पर स्थायी निर्माणों की श्रृंखला की शुरुआत की है, तो जिससे प्रयागराज का अद्भुत विकास होगा। जो इस निर्माण कार्य किए गए हैं वो स्थायी प्रवृत्ति के हैं। तो एक नई डिजिटल महाकुंभ के साथ साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, ढांचागत विकास में भी प्रयाग अपने नए भविष्य का निर्माण करेगा। तो ये सारी चीजें हो रही हैं और ये अतुलनीय है। इसके पहले जब पिछले 10 वर्षों के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हम जानते हैं कि 2013 के कुंभ में यहाँ भगदड़ हुई और उसके कई लोग मारे गए। इसके पहले 1906 में सैनिटेशन ना होने की वजह से यहाँ कॉलरा फैला और करीब 250 लोगों की मृत्यु हो गई। वो सब परिस्थितियां दूर हो गई हैं। आज हमारा पूरा वैभव प्रखर रूप में सामने आ रहा। जी तो ललित जी, जिस तरह से आपने जिक्र अतीत का भी किया और इस बदले हुए एक तरह से भारत में भारत की सांस्कृतिक विरासत हो या फिर आध्यात्मिक महत्व के वो तमाम स्थल हों जिनके विकास पर सबसे ज़्यादा एक तरह से ध्यान दिया जा रहा है, और वो मांग वक्त की कहें या फिर देश की एक बड़ी आबादी की हो, कि किस तरह से आध्यात्मिक स्थलों को, सांस्कृतिक स्थलों को, धार्मिक स्थलों का एक बदलने की ज़रूरत है वक्त के साथ। प्रोफेसर साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। प्रोफेसर साहब, अब एक बदला हुआ प्रयागराज ही नहीं, एक बदला हुआ भारत, आध्यात्मिक पर्यटन को भी इसके साथ एक बड़ा महत्व दिया जा रहा है। देश दुनिया देखेगी कि किस तरह से भारत ने अपने आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया है, साथ ही साथ महाकुंभ का आयोजन भारत के दर्शन और भारत की आध्यात्मिक शक्ति को भी दर्शाता है। निश्चित रूप से जो यह कार्य है और ये कुंभ की जो बात चल रही है, तो कुंभ का वर्णन वेदों में भी मिलता है। अथर्ववेद भी इसमें कुछ पंक्ति उद्धृत करता है। और देवदानव संवादे मध्यमाने महोदय, ये कितनी पुरानी परंपरा है। आप इसको देखिए कि ये सृष्टि के साथ ही इसका आविर्भाव हुआ और कितनी पुरानी परंपरा है, जिसका काल भी भारतीय सनातन धर्म के हिसाब से उसका काल भी सही निर्धारित नहीं हो पाता है। इतनी पुरानी परंपरा है। और इस परंपरा में वहां कहते हैं कि जहां पर दैवीय शक्ति और दानवीय शक्ति, दोनों शक्तियों ने मिलकर के ये मंथन किया है, अर्थात यह दोनों के, यह सबके लिए कल्याणकारक है। जैसा मैंने कहा कि यह जो स्थल है, जब अमृत कुंभ निकला तो उस अमृत कुंभ को प्राप्त करने के लिए देवताओं और दैत्यों में छीना झपटी होने लगी। तो भगवान ने बृहस्पति को यह कार्य सौंपा। जैसी अभी चर्चा ललित भाई कह रहे थे, तो बृहस्पति वहां पर देवगुरु हैं और उनके नेतृत्व में इंद्र का पुत्र जयंत उस घड़े को उठाता है और उस घड़े के पीछे लोग छीनने के लिए दौड़ते हैं। ऐसी स्थिति में वह जयंत 4 जगह पर उस घड़े को रखता है और जहां पर रखता है वहां कुछ न कुछ अमृत कण गिर जाता है, जिससे वह भूमि एक विशिष्ट गंध से आप्लावित हो जाती है। प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, इन 4 स्थानों में कुंभ की व्यवस्था शास्त्रों में बतलाई गई है। तो
विशिष्ट प्रकार का जब समय उपस्थित होता है, बृहस्पति जब वृष राशि पर आते हैं और सूर्य जब मकर पर होते हैं, तो ऐसे संयोग में, जो एस्ट्रोनॉमी संयोग की बात कही गई, ऐसे योग में यह अवसर उपस्थित होता है जी। और जब ऐसा अवसर उपस्थित होता है तो हमारा जो ब्रह्मांडीय या खगोलीय या जो भी व्यवस्था कह लीजिए, उनका एक ग्रहों का प्रभाव और साथ ही जो स्थिति बनती है भूलोक में भूमि का प्रभाव और साथ ही जो पर्यावरणीय प्रभाव है, ये सभी मिल करके एक ऐसे वातावरण का निर्माण करते हैं जिसमें व्यक्ति का विकास निश्चित रूप से होता है। और वहां तो कहा कि हंति कल्प कृतम पापम सा माघे नृप दुर्लभा, पश्चिमाभिमुखी गंगा कालिंद्या सह संगता हंति कल्प कृतम पापम सा माघे नृप दुर्लभा। यहां पे कल्पवासी 1 महीना इन नदियों के तट पर रहते हैं। अब आप समझिए, वो अपना स्थायी निवास बना करके, अपना टेंट इत्यादि जो कुछ भी है बना करके 1 महीने यहीं पर कल्पवास करते हैं। ये कल्पवास की जो परंपरा है वह भी इसी समय शुरू होती है और लोग इसका प्रतिवर्ष अनुसरण करते हैं। कुंभ तो 12 वर्ष में एक बार, अर्ध कुंभ उससे आधे में, लेकिन प्रति वर्ष माघ मास में माघ का जो मेला प्रयाग में लगता है, कितने कल्पवासी आकर के अपने जीवन को सुधारते हैं और लोग आकर के स्नान करते हैं मकर संक्रांति के अवसर पर। तो ये जो सारा संयोग उपस्थित होता है, यह संयोग निश्चित रूप से व्यक्ति के विकास और उसकी समृद्धि का द्योतक है। और जब प्रधानमंत्री जी ने जिन्होंने तीर्थों को किस प्रकार से समृद्ध करें, किस प्रकार से हम तीर्थों को स्वच्छ करें, किस प्रकार से तीर्थयात्रियों को सुविधा उपलब्ध कराई जाए, इस प्रकार का जब चिंतन हुआ है, तो इसी चीज को देखने के लिए, इसी व्यवस्था को समझने के लिए पूरा विश्व यहां एकत्रित होगा और देखेगा और नई नई भूमिका के रूप में भारत को जानेगा। क्योंकि अब यह जो भारत है वह भारत नहीं है जहां किसी चीज की कमी है। एक समृद्धि और विकास और बुद्धि और इंटेलिजेंसी या जो कुछ भी कह लीजिए, सबका एक संगम यहां पर दिखेगा। तो प्रधानमंत्री जी की जो यह सोच है, वह आध्यात्म के साथ कैसे हम अपने आर्थिक तंत्र को, कैसे हम अपने गौरव को वापस ला सके, क्योंकि जो गौरव ऋषियों मुनियों ने स्थापित किया है, उस गौरव को हमें पुनः वापस लाना है और हमें यह सबको बताना है कि हम किस तरीके से वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और विश्व कल्याण की बात करते हैं। ललित जी, भारत जिस तरह से अपने तमाम सांस्कृतिक स्थलों में एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है, अश्विनी हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, प्रधानमंत्री का अगला कार्यक्रम सरस्वती कूप कॉरिडोर का है। हम चाहेंगे कि दर्शकों को आप बताएं कि सरस्वती कूप कॉरिडोर के निर्माण के साथ किस तरह से वहां की तस्वीर पूरी अब बदली है। निश्चित तौर से ऋतु अगर देखें तो आज त्रिवेणी पूजा अर्चना, अक्षयवट पूजा अर्चना, भगवान बड़े हनुमान जी की पूजा अर्चना और अब सरस्वती कूप के दर्शन, सरस्वती कूप का गलियारे के बाद जो है जनसभा का संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण विश्वार्पण करेंगे। जो आज के रंग हैं, अगर इनको अलग अलग तरीके से देखा जाए, सरस्वती कूप यूं तो जो पातालपुरी मंदिर है और जो अकबर का किला है, अकबर के किले के अंदर वो सरस्वती कूप की स्थापना मानी जाती है। माँ सरस्वती जो कि यहाँ पर अदृश्य रूप में है, सतत रूप में यहाँ पर प्रवाहमान नहीं है। गंगा यमुना सरस्वती का जो त्रिवेणी माना जाता है, उसका उद्गम स्थल और वो सांकेतिक स्वरूप वहां पर माना जाता है। पातालपुरी मंदिर के जिक्र जो है पौराणिक ग्रंथों के साथ साथ वेदसांग के विवरण में भी मिलते हैं और किले से जुड़ी हुई जो अनेक कथाएं हैं कि किस तरीके से अक्षयवट को हटाने की कोशिश की गई, किस तरीके से बेटे हनुमान जी को विस्थापित कर हटाने की कोशिश की गई, किस तरीके से आक्रांताओं को मुंह की खानी पड़ी और सतत शाश्वत धारा के रूप में हमारी सनातन संस्कृति हर दिश चल रही है, इसका स्वरूप आज पूरी दुनिया देख रही है। आज के अगर अन्य कार्यक्रमों की बात करें, जो रंग हमको दिखते हैं ऋतु, जरूर मैं लोक संवरण नहीं कर पा रहा हूं, जरूर ये कहना चाहूंगा कि रंग है अनेक, चित्र एक राष्ट्र का, रूप है अनेक, भाव एक राष्ट्र का, शब्द है अनेक, अर्थ एक राष्ट्र का, विकास में विवेक, स्वप्न एक राष्ट्र का, योजना अनेक, ध्यान एक राष्ट्र का,
कर्म है अनेक, लक्ष्य एक राष्ट्र का, पंथ है अनेक, धर्म एक राष्ट्र का, सादगी सहिष्णुता समानता बनी रहे, देश में चरित्र की महानता बनी रहे। यही अश्वनी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ प्रदर्शनी स्थल का इस समय दौरा कर रहे हैं और इसी के साथ इसके बाद कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिव्य भव्य महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं और जिस तरह से पूरे प्रयागराज में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर, साथ ही साथ आध्यात्मिक स्थलों, धार्मिक स्थलों को लेकर जो एक लंबा काम किया गया है, उन कामों के निरीक्षण के साथ साथ उन कॉरिडोर का उद्घाटन करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 में 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने भी प्रयागराज पहुंचे हैं। बेहद अहम दौरा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का प्रयागराज का दौरा माना जा रहा है। अश्वनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्वनी, प्रधानमंत्री इस समय प्रदर्शनी स्थल पर हैं। प्रदर्शनी स्थल पर किस तरह से पूरे महाकुंभ को लेकर जो तैयारियां की जा रही हैं, जो नए प्रयोग किए जा रहे हैं, श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर, उनकी सुविधाओं को लेकर और महाकुंभ 2025 को एक डिजिटल महाकुंभ के तौर पर विश्व के सामने पेश किया जा रहा है, उस बारे में आप क्या जोड़ सकते हैं? जी रितु जी, इस प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री अवलोकन कर रहे हैं। उसे अलग अलग थीम में बांटा गया है। किस तरीके से स्मार्ट सिटी के रूप में प्रयागराज का विस्तार हो रहा है, किस तरीके से तीर्थराज प्रयाग के मंदिरों और घाटों का जीर्णोद्धार किया गया है, किस तरीके से डिजिटल कुंभ की जो संकल्पना है उसको साकार और मूर्त रूप दिया जा रहा है, किस तरीके से सुगम रेल यात्रा को सुसज्जित करने के लिए अन्य प्रयास किए गए हैं, किस तरीके से अभेद्य सुरक्षा कवच रखते हुए सुरक्षित और सुव्यवस्थित कुंभ की संकल्पना की गई है, किस तरीके से इसे स्वच्छ कुंभ के रूप में बनाया गया है, किस तरीके से कचरा निपटान और अन्य चीजें की गई हैं। नमामि गंगे और स्वच्छ कुंभ का जो थीम है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है, डिजिटल कुंभ को यहाँ पर दर्शाया गया है। जो विकास कार्य किए गए हैं, जो यातायात के कार्य हैं, चाहे वो सड़क का हो, चाहे रेल परिवहन का हो या अन्य परिवहन का हो, वो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और किस तरीके से विश्व का सबसे बड़ा अस्थायी शहर जो कि एक जिला के रूप में भी घोषित किया जा चुका है, ये अगले 45 दिनों तक लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र रहेगा, गतिविधियों का केंद्र रहेगा। और किस तरीके से अनादि आस्था का महासमागम यहाँ पर होगा। अनादि आस्था का जो अमृतकाल चल रहा है, जो शाश्वत अमृतकाल भारत की विकास यात्रा का चल रहा है, उसी के एक आयाम के रूप में जुड़ा हुआ ये महाकुंभ का आयोजन किस तरीके से संकल्पित है लोगों की सुव्यवस्थित कुंभ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, उसी का अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर घाटों का सौंदर्यीकरण किया गया है। जो पुराने घाट थे उनका जीर्णोद्धार किया गया है, किला घाट नया किला बनाया गया है। किस तरीके से डिजिटल कुंभ के रूप में इसको सुव्यवस्थित करके किया जाएगा। त्रिवेणी संगम को किस तरीके से नया स्वरूप दिया गया है। मंदिरों का कायाकल्प हुआ है, 29 प्राचीन मंदिरों का सौंदर्यीकरण किया गया है, 11 कॉरिडोर्स का निर्माण किया गया है। और जो त्रिवेणी का जो स्वरूप है डिजिटल कुंभ के साथ साथ उसे अद्भुत और सुरक्षित स्वरूप प्रदान किया गया है। अगर देखें तो 1600 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उनका भी कहीं न कहीं इस समय अवलोकन कर रहे हैं। 7 रेलवे स्टेशनों का नई यात्री सुविधाओं का विस्तार किया गया है। झूसी प्रयागराज दोहरीकरण, विद्युतीकरण और गंगा रेल ब्रिज का निर्माण किया गया है। नए गंगा रेल ब्रिज का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रयागराज के 6 रेलवे स्टेशनों पर अनेक प्रवेश द्वारों का निर्माण किया गया है। इंटरलॉकिंग की सुविधा की गई है। भव्य और डिजिटल कुंभ में किस तरीके से महाकुंभ रेल सेवा 2025 का ऐप और वेब पोर्टल ये भी आज लोगों के लिए उपलब्ध होगा। बहुभाषी उद्घोषणा और बहुभाषी डिजिटल टच की सुविधाएं रेल की तरफ से की गई हैं। महाकुंभ में आने वाले रेल के यात्रियों के लिए अन्य व्यवस्थाएं की गई है। वन स्टॉप समाधान किए गए हैं। रंगीन रेल टिकट का इंतजाम किया गया है। कुंभ में पहली बार अगर देखें तो जिन नए नए आयामों को